Good evening, friends. We'll start the class at 9 p.m. So some 4 more minutes to go. Alright, friends. So now it is 9 p.m. in my mobile and we'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? क्या आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? सिमरन, सीकेबी, प्रसाद, वागेश्वरी, प्रियंका, रुचि, ज्योति, पूर्वी, ज्ञान सागर and others. The answer is yes. 6% people are saying कि नहीं देख सकते. Well then, you can try pressing Control R या Control Shift R in your browser and hopefully it should work. आगे बढ़ने से पहले वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. अनअकैडमी यूपीएससी प्रीलिम 2020 के लिए 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट का आयोजन कर रहा है. फुल लेंथ मॉक टेस्ट मतलब 100 एमसीक्यू जिसमें 2 आवर्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होता है, क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा. सो जस्ट लाइक यूपीएससी, बट आप ऑनलाइन उसको दे सकते हैं. और उसकी ये डेट्स उन्होंने बनाई है. और जब आप ये मतलब बेसिकली हर रविवार को सुबह 10 बजे होगी. सो देन व्हाट यू कैन डू इज अटेम्प्ट द क्विज, और उसके बाद उसकी क्लास भी होगी हिंदी में, इंग्लिश में, जहाँ पर आपको वो क्या उसके करेक्ट आंसर थे, उसमें क्या और आपने स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए. द वेरियस फैकल्टीज दे विल एक्सप्लेन दिस टू यू. एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि प्रोवाइडेड कि आपने एटलीस्ट आई वुड से 65-70% जितना सिलेबस कंप्लीट किया हो तो फिर टेस्ट देना चाहिए. खाली खाली हवाबाजी में बैठने में क्या होगा, आपके 2 आवर्स भी चले जाएंगे और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज होगी जो आपने कभी पढ़ी नहीं होगी. सो देन यू मे फील दैट ये. बट एट द सेम टाइम यू कैन सी दैट ये पहला टेस्ट चलिए 29 को है, उसके बाद ऑलमोस्ट लाइक 12 डेज का टाइम है, फिर 12 डेज का टाइम है, राइट. सो देयर इज यू इफ यू डिजाइन योर स्ट्रेटेजी प्रॉपर्ली तो इसको कवर कर सकते हैं. सो डू पार्टिसिपेट इफ यू आर इंटरेस्टेड. और जहाँ तक अपने लेक्चर की बात है तो हम लोग इकोनॉमी पिलर 2 पढ़ रहे थे. वहां पर फाइनेंस कमीशन, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, डीमोनेटाइजेशन वो सब देख लिया था. नाउ कलेक्टिवली विल सम दिस अप कि ये टैक्स और नॉन डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में कुल मिलाकर हमको इनकम कितनी हुई है. बट बिफोर दैट जो कल रात पढ़ा था उसका एक सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करिए. आई गिव यू 1 minute 20 seconds.
कुशाग्र, हर्षुल, अमन, दीपक, निधि, कर्ण, एडी, काव्या, समृद्धि, अमित, विशाल, जीशान, जलज, सचिन, ज्योति, दीपक, एंड ऑल्सो कंग्रेचुलेशन कोमल, सीकेबी, घनश्याम, शिल्पी, हेमंत, प्रांजल, प्रीति, बब्बी, सौरभ, राणा, प्रीतम, आप लोगों ने सही जवाब टिक किया। सो द क्वेश्चन इज फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट में हमको ये तो पता ही है कि सिटीजन चार्टर वो यूके में सबसे पहले उनके प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर ने शुरू किया था, फिर 1997 में भारत में आया, और ये लेटेस्ट बजट में बोला गया है कि सीबीडीटी वो एक टैक्स पेयर्स चार्टर बनाएगा। ये जीएसटी काउंसिल ने कोई पहले से टैक्स पेयर चार्टर बना के रखा नहीं है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यानी कि जवाब हो सकता है या तो ए हो सकता था या डी हो सकता था, डिपेंडिंग कि फर्स्ट स्टेटमेंट की वैलिडिटी क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये ओम्बड्समैन मतलब शिकायत निवारण अधिकारी, ऐसी सिस्टम शुरू होती है सबसे पहले स्वीडन में, और उसी को देख के भारत के अंदर भी हमने जो ये लोकपाल और लोकायुक्त वाली चीज करी है, इट हैज सम ओरिजिन फ्रॉम दैट एरिया, और ये लक्ष्मीकांत में वैसे दिया है। सो अकॉर्डिंगली द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज ए, ओनली 1 and 2। सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल। सपोज आपने पॉलिटी का भी सिलेबस कंप्लीट किया, इकोनॉमी भी आप पढ़ के जा रहे हैं, देन इट विल गिव यू सम दिस। ये जो अभी मैं आगे आपको बोला था वो ऑल इंडिया फुल लेंथ वाली जो मॉक टेस्ट सीरीज 100 क्विज की होगी। सो इफ यू हैव प्रिपेयर्ड सम ऑफ द थिंग्स तो आपको मजा आएगा। जैसे कि 37% लोग जिन्होंने की करेक्ट आंसर किया, तो मतलब दूसरे की महल जो कि अपनी दूसरे का महल देख के अपनी झोपड़ी जला नहीं देनी चाहिए। ऑफ कोर्स देयर इज ऑल इंडिया क्विज इज देयर, बट मैंने जो आपको बताया एटलीस्ट थोड़ा सिलेबस ढंग का आप कंप्लीट करें और उसके बाद ये करें। एनीवे, सो मूविंग फॉरवर्ड, तो अब हमने ये देखना है कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में कुल मिलाकर कलेक्शन कितना हुआ। अगर हम सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के टैक्सेस की बात करें, जैसे इनकम टैक्स है, कैपिटल गेन्स टैक्स है, वगैरह वगैरह, सो कलेक्टिवली इन केस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट उन सब डायरेक्ट टैक्स में उनको 13 लाख करोड़ की इनकम होने वाली है, ऐसा उनका प्रोजेक्शन है 2020 बजट के अंदर। और उसके विपरीत इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसके अंदर आप बात करें कस्टम ड्यूटी की, पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज की और सीजीएसटी की, तो कलेक्टिवली इनमें से उनको लगता है कि 11 लाख करोड़ मिलने वाले। मतलब अगर तराजू में तोला जाए तो अपने को ज्यादा माल किधर से मिलने वाला है, दैट इज गोइंग टू कम फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस। सो इफ यू टॉक अबाउट ओनली यूनियन गवर्नमेंट के टैक्सेस, तो डायरेक्ट टैक्स में ज्यादा इनकम होती है कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन अगर आप यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के टैक्स को मिला दे, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स में क्या आएगा, उनका एसजीएसटी और प्रोफेशनल टैक्स और वो सब, प्लस ऑल्सो यूनियन गवर्नमेंट का जीएसटी और वो तो सब है ही, और यहाँ पर भी डायरेक्ट टैक्स के अंदर सब यूनियन और स्टेट दोनों के। सो कलेक्टिवली फॉर यूनियन, स्टेट, लोकल बॉडीज के सब टैक्स मिला दो तो पता चलता है कि भारत में इनडायरेक्ट टैक्स में हमको ज्यादा इनकम होती है कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस। इन केस ऑफ यूएसए द सिस्टम इज स्लाइटली डिफरेंट। अमेरिका के अंदर आप उनके यूनियन स्टेट सबके टैक्स मिला दो और पता करो कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में कितनी इनकम हो रही है, तो पता चलेगा इनडायरेक्ट टैक्स में कम होती है कंपैरेटिवली, डायरेक्ट टैक्स में ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा क्यों होती होगी? क्योंकि हमने आगे पढ़ा था कि 60 to 80% ऑफ देयर वोटर्स आर इनकम टैक्स पेयर्स। इसलिए ये सभी डेवलप्ड कंट्रीज, एडवांस इकोनॉमीज, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, जापान, उनकी ये खासियत होती है कि वहां पर डायरेक्ट टैक्स के अंदर प्रोपोर्शनली ज्यादा इनकम आती है कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। खैर, हम तो जहां पर है वहीं पर है। तो यूनियन गवर्नमेंट, उसके डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स में ओके 13 लाख करोड़ रुपीज विल कम, इनडायरेक्ट टैक्स में 11 लाख करोड़ रुपीज विल कम, इसमें सेस, सरचार्ज और वो सब शामिल है। सो ओके, दैट मच वी आर अर्निंग फॉर द ईयर 2020-21। उसके बाद यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, मतलब लक्षद्वीप, लद्दाख, ये सब, उनके वहां से भी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में से इनकम होती होगी, फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्स कौन था, यूटी, जीएसटी वगैरह, तो कलेक्टिवली सम 7,500 रुपीज विल कम फ्रॉम दैट साइड। तो ये सबको अगर आप ऐड करें तो जो रकम मिलती है उसको बोला जाता है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। ग्रॉस मतलब सकल टैक्स कर राजस्व। तो वो भी 24 लाख करोड़ में 7,500 ऐड करो तो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 24 लाख करोड़ रुपीज ओनली। बट द क्वेश्चन इज, इसका मतलब क्या ये है कि मोदी सरकार ये सारा पैसा खुद खर्च कर पाएगी बाय हिज ओन विश? कैन दे स्पेंड इट एज पर देयर ओन विश? द आंसर इज नो, बिकॉज ये जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है 24 लाख करोड़ रुपए, उसमें से उन्होंने कुछ पैसा फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से टैक्स डेवोल्यूशन में नीचे देना है। साल 2020-21 में ये कुल मिलाकर पैसा देंगे करीब 8 लाख करोड़ रुपए। वैसे अगर देखा जाए तो 8 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय 24 लाख करोड़, तो जवाब मिलता है अराउंड 33% टैक्स ही नीचे जा रहा है, जबकि हमने तो पढ़ा था कि वर्टिकल डेवोल्यूशन था 41% एज पर द 15th फाइनेंस कमीशन। तो ऐसा क्यों डिस्क्रिपेंसी है? उसका कारण ये है कि यहाँ पर सेस, सरचार्ज और वो सब हमने गिने नहीं, क्योंकि वो चीज इधर जाएगी नहीं। मतलब ये जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है उसमें सेस प्लस सरचार्ज प्लस सब कुछ आएगा, बट वो सारा पैसा इधर स्टेट के साथ टैक्स डेवोल्यूशन के नाम पे शेयर नहीं होगा। सो देयरफॉर यू विल नॉट डायरेक्टली सी कि ये तो इसका 41% नहीं थे, प्योरली जो टैक्स होगा उसका 41% नीचे जाए। खैर,
सो द पॉइंट इज ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू माइनस फाइनेंस कमीशन का टैक्स डेवोल्यूशन। एंड एडिशनली याद करो, टॉबैको में हमने देखा था कि जीएसटी भी लगता है और अलग से लगता है नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन फंड में जाती थी। तो ये जो एनसीसीडी का टैक्स का पैसा है वो मोदी सरकार किसी और वेलफेयर स्कीम में यूज नहीं कर सकती, वो तो स्पेसिफाइड है कि इधर ही भेजना है डिजास्टर फंड में। सो फ्रॉम ग्रॉस टैक्स फाइनेंस कमीशन का टैक्स डेवोल्यूशन माइनस करो, डिजास्टर फंड में ये जो एनसीसीडी गया उसको माइनस करो, तो जो पैसा बचता है उसको बोला जाए नेट टैक्स रेवेन्यू, और वो है करीब 16 लाख करोड़ रुपए। वो है शुद्ध कर राजस्व, मतलब ये ऐसा पैसा है जो असल में मोदी सरकार के पास स्पेंड करने के लिए, और वो अपनी मर्जी से जिस चीज में चाहे उसमें स्पेंड करेंगे। नाउ अगेन यू मे स्टार्ट टू वंडर ये ऐसा क्यों, ये ग्रॉस वर्सेस नेट, उसमें ये फॉर्मूला ऐसी क्यों है? बिकॉज ये उन्होंने बजट जो डॉक्यूमेंट दिया है उसमें ये दिया है, देयरफॉर वी हैव टू प्रिपेयर इट। ऑफ कोर्स अगर आपको लगे कोई इससे अच्छी फॉर्मूला हो सकती है तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और उसके जॉइंट सेक्रेटरी उन्होंने बोला यू कैन सजेस्ट मी द थिंग्स, तो उसको कर सकते हैं। बट ये मेल भी ड्राफ्ट करने गए तो 15 मिनट अपने चले जाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से कोई काम की चीज नहीं। सो जस्ट रिमेंबर द थिंग्स एज दे आर। हमको डायरेक्ट टैक्स में कितनी इनकम होने वाली है? अराउंड 13 लाख करोड़, इनडायरेक्ट टैक्स में 11 लाख करोड़, और उसमें ये सब बाकी चीजें माइनस करेंगे तो शुद्ध कर राजस्व प्योर नेट टैक्स रेवेन्यू कितना है? 16 लाख करोड़। मित्रों असल में ये एग्जैक्ट फिगर कुछ तैयार करने की बहुत चिंता नहीं है, लेकिन आपको क्वांटम पता होना चाहिए। कुछ बार असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाता है, तो ओके डायरेक्ट टैक्स में सबसे ज्यादा, थोड़ा कम इनडायरेक्ट टैक्स में। उसी प्रकार कुछ बार फॉर्मूला पूछते हैं तो ग्रॉस और नेट में फर्क क्या है? ग्रॉस वाली रकम बड़ी होगी, नेट वाली रकम कुछ माइनस हो जाता है तो छोटी होगी। सो लाइक दैट यू कैन अप्लाई सम लॉजिक, 50-50 एलिमिनेशन कर सको, इसलिए हमें टेबल और थोड़े आंकड़े एक दो बार देखे होने चाहिए। ऐश्वर्या, चंद्रकांत, छायाकांत, सौरभ, हिरमणि, सिमरन, प्रदीप, जीशान एंड अदर्स, दिस इज डन। नेक्स्ट टॉपिक इज रेवेन्यू शॉर्टफॉल। बजट 2019 में भी उन्होंने ऐसे आंकड़े दिए होंगे 30 लाख करोड़ विल कम फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह। तो उनका जो प्रोजेक्शन होगा वो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए उन्होंने बनाया होगा। वहां पर उनका ये प्रोजेक्शन था कि हमें 24.5 लाख करोड़ रुपीस मिलेंगे 2019-20 के लिए। बट ये तो उस वक्त उन्होंने सिर्फ एस्टिमेट दिया होगा, राइट? इन रियल लाइफ असल में इतनी रकम मिले जरूरी नहीं है, बिकॉज मेनी फैक्टर्स विल चेंज दिस। अगर कोई वॉर शुरू हो जाए, डिजास्टर आ जाए, क्रूड ऑयल के प्राइस में कुछ इंस्टेबिलिटी हो, तो अकॉर्डिंगली हमारा सेल्स अफेक्ट होगा, जीएसटी अफेक्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाए, कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाए, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, इन सब में कहीं फर्क आ सकता है। सो देयरफॉर इन रियलिटी इट इज नॉट नेसेसरी कि सरकार बोले उतना पैसा उनको मिल जाएगा। ये जरूरी नहीं कि सलमान खान की हर एक मूवी 100 करोड़ कमा ले, ट्यूबलाइट नहीं भी कमा पाए। सो व्हेन द बजट 2020 विल कम, वहां पर पार्लियामेंट में ये लोग वापस अपने पुराने बजट के आंकड़े थोड़े अपडेट करके रखते हैं। दे विल रिवाइज देयर प्रीवियस एस्टिमेट कि हमने सोचा तो ऐसा था कि हमारी मूवी हिट हो जाएगी, बट एक्चुअल कलेक्शन देखते हुए, क्योंकि याद करो क्वार्टरली बेसिस पर कुछ लोगों ने एडवांस टैक्स भरना पड़ता होता है, मतलब इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, बट एडवांस में भरना होता है। जीएसटी में हमने पढ़ा था कि कैसे हर महीने व्यापारियों ने उसको सबमिट करना है। सो अकॉर्डिंगली व्हेन द डेटा इज कमिंग ऑन मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, तो सरकार को पता चलेगा कि असल में हमारा जो टारगेट था वो अचीव नहीं होगा। सो व्हेन वी एक्चुअली लुक एट द फिगर्स, ये बात चल रही है 2019-20 वाले बजट में उन्होंने जो प्रोजेक्शन करे थे। सरकार को लगता था कि हमको कॉर्पोरेशन टैक्स में ये ग्रीन कलर वाला मतलब 7.6 लाख करोड़ रुपीस की आमदनी होगी। बट आप जानते हैं कार सेल लास्ट ईयर बहुत डाउन हो गए थे और दूसरी भी इकोनॉमी में स्लो डाउन, तो कंपनियों की सेल हुई नहीं, सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो असल में उनको हार्डली 6 लाख करोड़ रुपीस ही हाथ में आए हैं। एंड सेम सिचुएशन प्रिवेलिंग इन जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड एवरीवेयर। एज अ रिजल्ट 2019 का उनका प्रोजेक्शन क्या था कि हमको 24.5 लाख करोड़ रुपीस मिलेंगे अपने कटोरे में, बट असल में तो उनको मिल रहे हैं हार्डली 21.5 लाख करोड़, मतलब 24.5 लाख करोड़ ना मिलते हुए 21 लाख करोड़ ही मिल रहे हैं। तो मतलब कितना शॉर्टफॉल हुआ? प्रोजेक्शन से उनको 3 लाख करोड़ की असल में आमदनी कम हुई है। सो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू शॉर्टफॉल, मतलब एक्सपेक्टेशन के सामने रियलिटी में जो पैसा कम मिले उसको बोलते हैं रेवेन्यू शॉर्टफॉल। अनदर कंसेप्ट इज टैक्स टू जीडीपी। जीडीपी के बारे में हम लोग फोर्थ पिलर में देखेंगे, बट जीडीपी मतलब भारत के अंदर टोटल जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस होते हैं उसकी वैल्यू कितनी है। सपोज कुछ सालों में ये होती है अराउंड 210 लाख करोड़ रुपए, और उसके सामने सरकार को ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के नाम पे कितना पैसा मिल रहा है, सपोज 24 लाख करोड़ रुपीज मिल रहा है।
तो बस इन दोनों को डिवाइड करो और क्योंकि परसेंटेज में जवाब चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो मिलता है अराउंड 11%। तो यही ग्राफ आपको हैंडआउट में भी आगे 4% आवर वोटर्स आर टैक्स पेयर उसके नीचे दिया है। तब पाएंगे कि कैसे 2011-12 ये धीरे धीरे बढ़ता है, कम होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमी में कुछ स्लो डाउन आ गया हो, राइट, या फिर कि ये जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन के बाद थोड़े टाइम के लिए सेल कम हो गए हो, सो अकॉर्डिंगली देयर कुड बी सम अप डाउन्स। सो इफ यू लुक एट हियर द ग्राफ इज मूविंग, ये पहले हम बात करें ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की, मतलब जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्स की बात है, तो कलेक्टिवली वो 10 to 11% की रेंज में हम लोग जाते हैं, अप डाउन होते रहते, कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है कि ये जो 10-11% है, हम लोग बाकी देशों को देखें जो हमारे जैसे ही डेवलपमेंट स्टेज में है, मतलब मैक्सिको, ब्राजील, थाईलैंड, वियतनाम वगैरह, वहां पर टैक्स टू जीडीपी 20% है, भारत में हार्डली 10% है। सो दैट मीन्स वी हैव टू मेक मोर एफर्ट्स टू कलेक्ट द टैक्सेस। ये भी आंकड़े वैसे प्रीलिम के लिए नहीं, बट मेंस में लिखना है तो आपने अपने जवाब को ऐसा सब लिख के एनरिच करना पड़ता है। एंड सिमिलरली ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के भी ग्राफ आपको नीचे दिए गए हैं। सो व्हाट इज द अल्टीमेट थिंग? स्टेडीली कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है। एमसीक्यू में ऐसा कुछ पूछते हैं, इट हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड और नॉट? द आंसर इज नॉट स्टेडीली इंक्रीज्ड। यस, यू कैन सी दैट डायरेक्ट टैक्स, मतलब ये रेड कलर की लाइन देखो, ये इधर जो जा रही है, उसमें आप पाएंगे कि ये डीमोनेटाइजेशन के बाद धीरे धीरे वापस अप हुआ था। क्यों? पब्लिक थोड़ी खौफ में आ गई थी और इनकम टैक्स बढ़ रही थी, बट वापस 2018-19 में थोड़ी कमी क्यों आ रही है? बिकॉज अगेन इकोनॉमी में स्लो डाउन है, कुछ लोगों को सैलरी इनकम में कम पैसा मिलता होगा, सो अगेन इट मे फॉल, देन अगेन इट विल इंक्रीज एंड सो ऑन। सो दैट इज ऑल देयर इज टू सी फॉर द रेवेन्यू बजट का पार्ट, उसके अंदर रिसीप्ट और उसके अंदर टैक्स, और वहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में हमको कुल रकम जो मिलती है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रेवेन्यू रिसीप्ट, और उसके अंदर नॉन टैक्स रिसीप्ट। नॉन टैक्स रिसीप्ट मतलब ऐसा नहीं कि उस पर टैक्स नहीं लगता, बेसिक आइडिया इज गवर्नमेंट खुद से आपको कोई गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रही है और उसमें से पैसा कमा रही है, तो उस पार्ट की हम बात करें। सपोज गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वो स्पीड पोस्ट की आपको सर्विस दे रहा है, उस पर वो 25 रुपीज फी लेगा सपोज, और उस पर लगेगा 5 रुपए का आईजीएसटी। तो वो जीएसटी की रकम तो आप यहाँ पर प्लॉट करेंगे इन द रिसीप्ट और टैक्स, और उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स में ओके ये पैसा है, लेकिन ये जो 25 रुपए सरकार ने कमाए वो कहाँ पर प्लॉट करेंगे? उसको टैक्स तो नहीं बोल सकते, तो उसको बोला जाता है नॉन टैक्स रिसीप्ट, मतलब रेवेन्यू रिसीप्ट और वहां पर नॉन टैक्स, और वहां पर एक कंपोनेंट होता है सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें 25 रुपए सरकार ने कमाए, तो ये उनकी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट है, यानी कर भिन्न प्राप्तियां है। तो कुल मिलाकर नए बजट में गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है कि यहां से हमें करीब 2.2 लाख करोड़ रुपीस मिलेंगे। मतलब रेलवे सर्विस की जो हम टिकट बेचेंगे, पोस्टल सर्विस की जो टिकटें बेचेंगे, लोग इंडिया ईयरबुक खरीदेंगे, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन खरीदेंगे, एंड सो मेनी अदर थिंग्स, उसका प्लस प्लस करके जो जवाब आता है वो आएगा 2.2 लाख करोड़। सेकंड, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट इज मेजोरिटी शेयर होल्डर इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जैसे ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह, और आरबीआई का तो वो 100% मालिक है, तो वहां से भी उनको जो डिविडेंड और प्रॉफिट के रूप में पैसा मिलेगा। एडिशनली ये यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, ओएनजीसी को, इन सबको लोन में भी पैसा देती है, और वो सामने वाली पार्टी उसको इंटरेस्ट यानी ब्याज देंगे, तो उन सब में कुल मिला के सम 1.7 लाख करोड़ रुपीज विल बी अर्न्ड। वर्ड्स को फॉलो करें, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो लोन का इंटरेस्ट मिलता है वो रेवेन्यू पार्ट में काउंट होता है। जब ये योगी सरकार मान लीजिए प्रिंसिपल यानी मुद्दल का पैसा भी वापस करेगी, तो वो जो प्रिंसिपल रिकवर होगा उसको हम लोग कैपिटल पार्ट में गिनते हैं, वो भी आज स्लाइड में आगे देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। एंड लास्टली ग्रांट्स रिसीव्ड, ग्रांट्स मतलब लोन नहीं, अनुदान के रूप में पैसा कि तुम खर्च करो, तो हमें वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका जैसे देश हमें थोड़ा थोड़ा ग्रांट में पैसा देते हैं, उसको भी हम लोग रेवेन्यू रिसीप्ट और उसमें नॉन टैक्स रिसीप्ट में गिनते हैं। सो अराउंड 800 करोड़ से ज्यादा यहाँ से आएगा। एक जमाने में मित्रों ये रकम भी बहुत ज्यादा होती थी, लाइक समथिंग लाइक 1500 करोड़, लेकिन धीरे धीरे भारत की इकोनॉमी ग्रो हुई, तो इंग्लैंड, अमेरिका जो हमें पहले ग्रांट में पैसा देते, अब वो ये सोचते तुम तो अब मालदार हो गए, सो दे आर गिविंग लेस अमाउंट ऑफ ग्रांट्स, सो स्लोली दिस इज फॉलिंग डाउन। बट कलेक्टिवली ये सब में से हमको इनकम कितनी होती है? अराउंड 4 लाख करोड़ रुपीज। तो देखिए नेट टैक्स रेवेन्यू कितना था? 16 लाख करोड़, वो ग्रॉस के अंदर से फाइनेंस कमीशन, डिजास्टर मैनेजमेंट माइनस करने के बाद। और हमें नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव मतलब ये रेलवे, पोस्टल, उन सब में कितना मिला? 4 लाख करोड़। तो कुल मिला के कितना हुआ? 16 + 4 यानी 20 लाख करोड़ जो हुआ उसको बोला जाता है टोटल रेवेन्यू रिसीव, कुल राजस्व प्राप्तियां। सो ओके, वी आर डन विद दिस पार्ट। इधर 16 लाख करोड़ हमें नेट टैक्स रेवेन्यू मिला, और नॉन टैक्स में 4 लाख करोड़, तो प्लस मिला के कितना हो गया? 20 लाख करोड़ रुपीज रेवेन्यू में हमको इनकम हुई है। बट इनकम हुई तो सामने खर्चे भी बहुत होंगे, उसको बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो देखते हैं राजस्व खर्च मतलब क्या क्या आएगा उसमें। ये राजस्व खर्च या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब उसमें ऐसी चीज आती है जैसे कि डे टू डे फंक्शनिंग चलाने के लिए सरकार में जितनी भी स्टाफ को सैलरी पे करनी है, पेंशन, प्रिंटर की इंक, इलेक्ट्रिसिटी
और ऐसी सब चीजें। इवन लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट के अंदर सब जो खर्च होते हैं, जुडिशरी के जो खर्च होते हैं, अल्टीमेटली यूनियन गवर्नमेंट अपने बजट से उनको दे रही है। सो ऑल दोज एक्सपेंडिचर विल बी काउंटेड हियर। और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे कि कोई एसेट सीधे सीधे तैयार नहीं होती। मान लीजिए सीधा आप बोले कि एक फैक्ट्री बन रही है या एक बिल्डिंग बन रही है या हॉस्पिटल बन रहा है, तो वो सब हम लोग काउंट करेंगे कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के अलावा वाले खर्च मतलब ऐसी चीजें जहां से परमानेंट एसेट या परमानेंट फाइनेंशियल एसेट जैसा कुछ नहीं हो रहा है उसे काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब्सिडी, स्कॉलरशिप, ग्रांट्स वगैरह। एंड इवन यूनियन गवर्नमेंट ने खुद से कहीं से पैसा बोरो किया और उसका इंटरेस्ट वो वापस कर रहे हैं, ये सब चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होती है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बहुत सारा पैसा हमारा चला जाता है इंटरेस्ट पेड ऑन प्रीवियस लोन। यूनियन गवर्नमेंट ने खुद से ही ये ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोल के आरबीआई से, मार्केट से, प्राइमरी डीलर से, बैंकों से पैसा बोरो किया होता है। उसमें उन्होंने जो इंटरेस्ट का पैसा वापस करना है, ब्याज जो वापस करेंगे करीब 60 लाख करोड़ रुपए, तो इंटरेस्ट ब्याज ही वापस करना है। प्रिंसिपल तो अलग बात है, वो तो हम कैपिटल अकाउंट में अलग गिनते हैं। सो दैट इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है ग्रांट्स। ग्रांट्स में आप याद करो जो फाइनेंस कमीशन ग्रांट के रूप में स्टेट को देता है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, रूरल लोकल बॉडी के लिए, कल मिला के जो सब दिया था वो करीब 5.6 लाख करोड़। फिर एक और बड़ा खर्च होता है जिसको बोलते हैं सब्सिडी। सो व्हाट इज सब्सिडी? सब्सिडी मतलब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि एक प्रधानमंत्री किसान योजना लॉन्च करें जिसमें फार्मर्स को हम लोग 6-6 हजार रुपए हर साल देंगे। तो ये क्या एक प्रकार की सब्सिडी। तमिलनाडु के अंदर अम्मा कैंटीन चलती है जहां पर सरकार 1 रुपए में इडली बेचती है। नाउ इफ यू गो इन सम प्राइवेट रेस्टोरेंट तो 15, 20, 75 रुपीज की इडली मिलेगी। तो ये क्या एक प्रकार से सब्सिडाइज कॉस्ट पे मिल रही। सो दीस आर एग्जांपल्स ऑफ सब्सिडीज। सो सब्सिडी इट इज अ बेनिफिट गिवन टू एन इंडिविजुअल। कुछ बार ऐसा होता है कि कंपनियों को भी, पर्टिकुलरली माइक्रो एंटरप्राइज को सब्सिडी में कुछ लाभ दिया जाता है एंड इट हेल्प्स देम रिड्यूसिंग सम टाइप ऑफ बर्डन। फार्मर को ऐसा अगर सब्सिडी मिला 6,000 रुपए तो उसको फर्टिलाइजर खरीदने में थोड़ी सुविधा होगी। अम्मा कैंटीन में सस्ती इडली मिली, गरीब आदमी को फूड बिल उसका कम हो जाएगा। सो दैट इज सब्सिडी। ऑन दी अदर हैंड टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स यानी कर वो क्या है? वो एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन इम्पोज्ड बाय द स्टेट। उसको आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। रिफ्यूजल टू पे द टैक्स इज पनिशेबल। वेयर एज इन केस ऑफ सब्सिडी अगर आपको अम्मा इडली नहीं खानी तो मत खाओ, कोई बंदूक लेके खड़ा नहीं है कि खानी है। सो दैट इज सब्सिडी। इट इज नॉट कंपलसरी, अ पर्सन मे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सब्सिडी। अनदर डिफरेंस इज सब्सिडी में तो आपको स्पेसिफिक बेनिफिट बोल दिया कि आपको 6,000 रुपए देंगे या अम्मा कैंटीन में 1 रुपए में इडली मिलेगी। टैक्स में ऐसा कोई बेनिफिट प्रॉमिस नहीं किया गया। अ टैक्स डज नॉट प्रॉमिस एनी स्पेसिफिक डायरेक्ट गुड और सर्विसेज टू द टैक्स पेयर। फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी जो हो सकता है भारत के अंदर सबसे ज्यादा कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स भरते हो, बट उसमें गवर्नमेंट ने उसको प्रॉमिस नहीं किया कि जब आपकी कार जाएगी मुंबई से तो उसको कोई भी पॉटहोल यानी गड्ढों का सामना नहीं करना। नो, हिज कार विल आल्सो बी सब्जेक्टेड टू द सेम पॉटहोल्स। हिज होम विल आल्सो बी सब्जेक्टेड टू द अर्बन फ्लड्स इन मुंबई। बाढ़ आएगी तो उसको भी परेशानी होगी। गवर्नमेंट डज नॉट प्रॉमिस एनी स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न। सपोज आपने इंडिया ईयरबुक खरीदा तो वो क्या है? वो तो नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो इसको आप कंफ्यूज मत करो। सो टैक्स इज अ सेपरेट थिंग। गवर्नमेंट को टैक्स में बहुत ज्यादा इनकम होती है, 24 लाख ग्रॉस में और 16 लाख करोड़ नेट में। सब्सिडी में खर्च भी होता है, अराउंड 2.6 लाख करोड़ रुपीज हर साल सरकार सब्सिडी में गरीबों के कल्याण में देती रहती है। सो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडीज? कुछ तो ऐसी सब्सिडी होती है डायरेक्टली कैश में ही दे देते हैं या बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना जिसमें हर किसान को 6,000 रुपए मिलते हैं हर साल। एलपीजी पहल योजना जहां पर अगर आपने सिलेंडर खरीदा तो उसमें आपको 200 रुपए सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, बट वो एग्रीकल्चर पिलर 4 और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पिलर 5 में। कुछ ऐसी सब्सिडी होती है जो आपको काइंड में दी जाती है, कैश में नहीं, काइंड में। काइंड मतलब दयालु ऐसा नहीं, यहाँ पर काइंड मतलब वस्तु के स्वरूप में दी जाने वाली सब्सिडी। जैसे गरीब बच्चों को मुफ्त में स्कूल बैग दिए जाते हैं, यूनिफॉर्म दिए जाते हैं, टेक्स्ट बुक दिए जाते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल में आपको फ्री में दवाई मिलती है, गरीब लोगों का फ्री में इंश्योरेंस किया जाए या ऐसा कुछ, तो उसको बोला जाता है गिवन इन काइंड। कुछ ऐसी सब्सिडी होती है जो इनडायरेक्टली दी जाती है, परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। सपोज आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ तो हो सकता है एनुअल फी हो 4,000 रुपीज, और अगर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ हो सकता है फी होगी एनुअल 60,000। लेकिन सोचा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी प्रोफेसर प्रिंसिपल को सैलरी तो पे करता होगा कोई, 4,000 रुपए में तो उसकी सैलरी कवर नहीं होगी। सो गवर्नमेंट इज पेइंग मनी टू देम, बट स्टूडेंट से बहुत कम चार्ज करे। तो मतलब ये क्या है? एक प्रकार से इनडायरेक्ट आपको सब्सिडी मिल गई कि आपको 60,000 फी नहीं मांग रही सरकार, आपसे 4,000 फी मांग रही। सो चीप फी इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस, चीप कैरोसिन, चीप यूरिया, चीप क्रॉप इंश्योरेंस आप खरीदते हैं, बट इनडायरेक्टली आपको सस्ते में पड़ता है। दैट इज अप्रत्यक्ष प्रकार की सब्सिडी। हम लोग आगे 5th पिलर में पढ़ेंगे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वहां पर स्टैट्यूटरी बॉडी आती है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन।
वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों को बोलता है कि आपने फार्मर को जब इलेक्ट्रिसिटी बेचो तो वो मोर देन एक्स रुपी पर यूनिट नहीं होना चाहिए। तो मतलब मिडिल क्लास फैमिली को सेल करते हो ज्यादा पैसा मांगो, फार्मर से कम पैसा मांगो। तो ये रेगुलेटरी जो बॉडी है उसी ने अनाउंस कर दिया, तो इनको बोला जाता है रेगुलेटरी सब्सिडीज। फिर हम लोग फोर्थ पिलर में पढ़ेंगे कि फार्मर उसने गेहूं चावल कुछ पकाया, वो मार्केट में भी सेल कर सकता है, बट सपोज उसको अच्छा प्राइस नहीं मिलता तो वो गवर्नमेंट को भी सेल कर सकता है। और गवर्नमेंट मतलब यहाँ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसको खरीदेगी। कौन से प्राइस पे खरीदेगी? उसको बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो वो मतलब प्रोक्योरमेंट हो रहा है तो उसको बोला जाता है प्रोक्योरमेंट सब्सिडीज। इंटरेस्ट सब्सिडी या इंटरेस्ट सबवेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे कोई फार्मर ने लोन लिया या अपने एमएसएमई इंडस्ट्री ने कुछ लोन लिया तो उसमें गवर्नमेंट X% ऑफ द इंटरेस्ट बैंक वालों को पे करती है, दैट इज इंटरेस्ट सब्सिडीज। सो दीज आर वेरियस टाइप ऑफ सब्सिडीज। इसका पॉजिटिव भी इंपैक्ट होता है, नेगेटिव भी। सबसे पहले पॉजिटिव इंपैक्ट देखते हैं। यहाँ पर मोदी जी ये सिलेंडर दे रहे, मतलब वो असल में एक सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी की योजना है जिसके बारे में हम लोग फिफ्थ पिलर में पढ़ेंगे। तो प्रश्न होता है ये सस्ते में सब्सिडी मतलब सिलेंडर देने की क्या जरूरत है? बिकॉज अदरवाइज ये महिला क्या करेगी, जाके पेड़ काटेगी घर में चूल्हा जलाने के लिए, तो उससे एक तो एनवायरमेंट खराब होगा और उसको इंडोर पॉल्यूशन भी होगा, एयर पॉल्यूशन। तो ऐसी जो सब्सिडी दी जाए जिससे हेल्थ प्रोटेक्ट हो, एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, एलपीजी, सोलर पैनल, विंड मिल्स, जिससे कि कुछ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एनवायरमेंट पे थर्ड पार्टीज पे जनरेट होती हो, तो हाँ सब्सिडी से अच्छा हो सकता है, ये उसका प्रभाव हकारात्मक सकारात्मक हो सकता है। बट समटाइम्स सब्सिडी कैन ऑल्सो जनरेट नेगेटिव इंपैक्ट। हम लोग फोर्थ पिलर में देखेंगे कि सपोज एक यूरिया कंपनी सोचती है कि मुझे 1000 रुपए में यूरिया की एक बैग फार्मर को सेल करनी है, तो सरकार बोलेगी नहीं, हम आपको 500 रुपए सब्सिडी देती है ताकि आप फार्मर को सिर्फ 500 रुपए में ही वो बैग बेचना। तो ऐसा करने पर फार्मर को सस्ते में यूरिया मिल गया, राइट। सो दिस सब्सिडी ऐसे तो पॉजिटिव दिखती है कि फूड प्रोडक्शन बढ़ाएगी, बट भारत के अंदर फार्मर उसको एक्सेसिवली यूज करते हैं। कोई भी चीज हमको सस्ते में मिल जाए तो हम उसको मतलब दे दनादन यूज करते रहो। एज ए रिजल्ट जरूरत से ज्यादा वो यूरिया यूज करता है तो सॉइल, वाटर पॉल्यूशन, algae ब्लूम, ये सब प्रॉब्लम आते हैं। सो दैट इज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द सब्सिडी। और हम लोग देखें कैसे ये सब्सिडी में से सस्ता वाला यूरिया बैग वो नेपाल बांग्लादेश में स्मगल भी हो जाता है। सो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स लाइक दिस। एक जमाने में गवर्नमेंट ऑयल कंपनियों को सब्सिडी देती थी ये बोल के कि सपोज डीजल 50 रुपए का है तो हम आपको सब्सिडी देते हैं, आप सिर्फ 20-25 रुपए में ही सबको बेचना। ऐसा क्यों करते होंगे? ताकि फार्मर को सस्ते में डीजल मिले और उसकी मदद से वो ग्राउंड वाटर अपना डीजल पंप सेट चला के यूज कर सके, बिकॉज हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। सो ऐसा चाहो कि दिस इज पॉजिटिव, बट वहां पर भी फार्मर दे दनादन फिर उनको मुफ्त में बिजली मिल रही, मतलब डीजल मिल रहा है सस्ते में, तो जरूरत से ज्यादा वो यूज करते हैं। अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, तो उसके नए वाटर के शॉर्टेज के प्रॉब्लम हो जाते हैं। और ये जो 20-25 रुपए के ये डीजल मिल रहा है तो वो तो मतलब आप महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी में भी यूज कर सकते हो, दे दनादन गाड़ी चलाते रहो, टैक्स पेयर के पैसे पे मजा करो, सस्ती फ्यूल आपको मिल रहा है। सो दीज आर ऑल नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सब्सिडीज। एनीवेज अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ये किया कि ये पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी देना ही बंद कर दिया, तो अभी तो आप देखते हैं अराउंड 70 रुपीज में पेट्रोल डीजल चलता है। खैर ये सब देखते हुए प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 वहां पर उसने सजेस्ट किया कि हमने सब लोगों के, सब गरीब लोगों के जनधन बैंक अकाउंट खोलने चाहिए, उन सब लोगों के आधार कार्ड नंबर के साथ लिंक करना चाहिए, उन सबके पास अगर मोबाइल फोन हो तो उसके साथ भी वो नंबर लिंक करना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि जो सब्सिडी जिसको मिलनी चाहिए डायरेक्टली उसके खाते में हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर सके, ताकि जो असल में गरीब है उसको सब्सिडी का पैसा मिले। ऐसा नहीं कि कोई BMW कार भी चलाता है और बोलता है मैं तो गरीब हूं करके ले जाए। सो इट विल हेल्प इन डूइंग सम मॉनिटरिंग। कैसे? क्योंकि आधार कार्ड आगे चल के गवर्नमेंट का प्लान है कि उसको पान कार्ड के साथ लिंक करने का धीरे धीरे काम चल रहा है, और बैंक अकाउंट भी आपके पान कार्ड के साथ लिंक है। सो अल्टीमेटली इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी तो पता चल जाएगा उनको, और फिर आप बोले मैं तो गरीब हूं मुझे ये सब्सिडी दो, देन यू विल नॉट गेट इट। सो लाइक दैट वी कैन प्रिवेंट द लीकेज ऑफ सब्सिडी थ्रू जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी। लेकिन फिर उसके बाद वाले सर्वे में 2015-16 में सुब्रमण्यन अपनी बात से मुकर जाते कि हर एक को ऐसा अगर हमने जनधन आधार मोबाइल के नाम पर बैंकों में पैसा ट्रांसफर कर दिया कि बच्चे की स्कूल की फीस का, सब्सिडी का पैसा, फार्मर का पैसा, ये वो, तो ज्यादातर बैंक अकाउंट तो घर की फैमिली के सबके आप खोलो, फिर भी जो मेल मेंबर होगा घर का मुखिया, पति या पिता, वही ऑपरेट करेगा बच्चों के अकाउंट वगैरह। सो देयर इज ऑलवेज अ डेंजर कि वो शराब पीने में पैसा वेस्ट कर दे। तो जनधन आधार मोबाइल एंड मनी ट्रांसफर इज नॉट सुटेबल फॉर एवरी केस। कुछ जगह पर बापू की जरूरत होती है। बापू मतलब बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड फिजिकल अपटेक, यानी सपोज लोगों को बोल दिया जाए ये लो 100 रुपए और बाजार से आप व्हीट खरीद लेना, गेहूं खरीद लेना, गरीब लोगों का कल्याण हो जाए, बट उसमें हो सकता है कि उसका पति जाके शराबी पी ले। सो रादर यू शुड डू व्हाट कि सब फैमिली को बोला जाए आपको 15 किलो अनाज मिलेगा 5-5 रुपए में, बट वो आपने वहां पर रेशन की दुकान पे जाना होगा, अपना अंगूठा लगाना होगा, ये जो मशीन पे ये देखो ये लेडी ने यहाँ पर, तो बायोमेट्रिक उसका ऑथेंटिकेशन हो रहा है, और फिर वो सब्सिडाइज राइस व्हीट वो सब खरीद पाएगी इन काइंड। काइंड मतलब वस्तु के स्वरूप में।
ताकि ये जो मतलब ये प्रॉब्लम से हम बच सके। उसके बाद एक साल बाद 2016-17 में अरविंद सुब्रमण्यन वापस अपनी बात से मुकर जाते हैं कि इग्नोर व्हाट आई सजेस्टेड इन प्रीवियस सर्विस, ये सब्सिडी कोई टारगेटेड लोगों को मिल नहीं रही है, कुछ लोगों का कल्याण हो नहीं रहा है, तो हमने ये करना चाहिए कि सब गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में हर साल 8,000 से लेके 12,000 रुपए यूनिवर्सल बेसिक इनकम के नाम पर ट्रांसफर कर देने चाहिए। तो फिर उसकी मदद से उसने जो बच्चों की एजुकेशन करनी है, खुद को व्हीट खाना है, बादाम खाना है, ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व, लेट देम बाय व्हाटएवर दे वांट फ्रॉम द मार्केट। वैसे ये तुरंत लागू गवर्नमेंट ने नहीं किया, लेकिन 2019 बजट में फिर सरकार ने किया कि सब फार्मर को हम लोग हर साल 6,000 रुपए बैंक अकाउंट में देंगे। वो सब चीजें हम लोग 4th पिलर और 6th पिलर में देखेंगे, बट ऐसी सब बातें चल रही थी। उसके बाद आता है नया इकोनॉमिक सर्वे 2019, मतलब लास्ट ईयर जो आया था जुलाई महीने में। वहां पर के सुब्रमण्यन ने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे रिच पीपल ऑल्दो दे आर इनएलिजिबल, वो एलपीजी की भी सब्सिडी लेते हैं और सब फायदे उठा रहे हैं, सो वी शुड प्रिवेंट दिस। उसके लिए हम लोग बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का सहारा ले सकते हैं, जो कल रात भी मैंने आपको बताया था कि टैक्स भरे उन लोगों को हम आरती उतारे और उनका सम्मान करें तो उनका दिल पिघल जाएगा और वो ज्यादा टैक्स भरेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा सपोज निर्मला सीतारामन सलमान को बोले कि तुम अगर एलपीजी सब्सिडी गिव अप कर देते हो, छोड़ देते हो, तो मैं उसको अप्रिशिएट करूंगी, मैं उसको सरकारी वेबसाइट पर डिस्प्ले करूंगी, हम सराहना करेंगे, आपकी आरती भी उतारेंगे, और फिर सलमान खान का हृदय परिवर्तन हो जाए कि हाँ, अब से मैं सब्सिडी भी नहीं लूंगा और कभी गाड़ी सेल्फ ड्राइव भी नहीं करूंगा। तो ऐसी सब मीन्स आंसर राइटिंग, आपको ऐसा जोक तो नहीं लिखना है, बट ये जो सर्वे में बात करी गई बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से सब्सिडी लोग गिव अप कर दे, रिच पीपल वो कैसे कर सकते हैं, वो सब हैंड आउट में दिया है मेंस के लिए, तो आराम से वो पढ़ना, बट प्रीलिम के लिए उपयोगी नहीं, तो मैं ये बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। सो ऑन पेज 210 एंड 11 इकोनॉमी में सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं, बट कुछ आंकड़े ऐसे कि बाय हार्ट होने चाहिए। वन इज द सब्सिडी फिगर, कितना 2.6 लाख करोड़ रुपीज उसमें जाने वाला है, और नीचे 211 में लिखो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम की सभी अलग अलग योजना बंद करके सीधा 8-10 हजार रुपए लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। वो चीज हम लोग पढ़ेंगे बट 6th पिलर में। So Pradeep, Anirban, CK, नूर, कुशाग्र, अभिषेक, दिस इज डन। ये जो टेबल है कि टैक्स और सब्सिडी में क्या डिफरेंस है, वैसे तो स्वयं स्पष्ट ही है, बट मैंने इसलिए दिया है बिकॉज दिस इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक्स, तो इसलिए पता होना चाहिए। कुछ बार ऐसे एमसीक्यू निकल के आते, जहां पर भी आपको ये दो बुक देखिए, वो क्या दिखा था, इकोनॉमिक सर्वे 19 मतलब 2019 वाला, 2020 वाला। ज्यादातर ये सब चीजें ऐसी है जो मेंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। एप्पल कंपनी ऐसा करती है कि आईफोन अलग से खरीदो और उसका ईयरफोन आपने अलग से खरीदना है। मैं ऐसा नहीं करता, मैंने एक ही हैंडआउट बनाया, उसमें प्रीलिम मेन का सब माल आ जाता है, सो यूज करो। खैर अभी प्रीलिम पे फोकस है हमारा। तो बजट उसका हम लोग देख रहे थे, रेवेन्यू पार्ट और वहां पर एक्सपेंडिचर में हमने देखा कि काफी सारा पैसा तो पुराने लोन का इंटरेस्ट यानी ब्याज चुकाने में चला जाता है। फिर ये ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट एज पर फाइनेंस कमीशन, वो चला जाता है। सब्सिडी के नाम पर 2.6 लाख करोड़ रुपीज जा रहे हैं, बट इंटरेस्टिंगली ये सब्सिडी 2020-21 में कितनी खर्च होगी, 2.6 लाख करोड़। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने खर्च किया अराउंड मोर देन 3 लाख करोड़, लेकिन हमने देखा कि कैसे रेवेन्यू में शॉर्टफॉल हो रहा है, तो अब सरकार समझ गई है कि ज्यादा खर्च करेंगे अपनी चादर के आगे और पैर पसार देंगे तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इस बार उन्होंने सब्सिडी थोड़ी कम करी। तो वहां पर अलग अलग सब्सिडी होती है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सिडी का असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पता होना चाहिए। वैसे तो आसानी है, सबसे ज्यादा सब्सिडी जाती है 2.6 लाख करोड़ रुपीज में, मैक्सिमम सब्सिडी किस बाजू जाएगी, फूड सब्सिडी के नाम पे 1.2 लाख करोड़। ये ऐसा है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट में गरीब लोगों को 2 रुपए 3 रुपए में अनाज बेचा जाता है। फार्मर का जो भी व्हीट राइस प्रोक्योर करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह में, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, बट वो सब सब्सिडी के उदाहरण, मैक्सिमम बनी बिल्कुल होता है। दूसरे नंबर पर आता है फर्टिलाइजर सब्सिडी, मतलब ये यूरिया और दूसरे जो फर्टिलाइजर है उसकी कंपनियों को गवर्नमेंट पैसा देगी कि आप सस्ते में फर्टिलाइजर बेचो ताकि फार्मर को मदद मिले और वो हमको इलेक्शन में वोट दे। सो सम 71,000 करोड़ रुपीज बिल्कुल होता है। थर्ड नंबर पे आता है फ्यूल के अंदर पेट्रोल डीजल पर सरकार ने सब्सिडी देना बंद कर दिया, एलपीजी पर थोड़ी सब्सिडी देते, केरोसिन पर देते, कलेक्टिवली 41,000 रुपीज आर गिवन, और उसमें भी ज्यादा सब्सिडी एलपीजी पर क्वांटिटेटिवली जाती है, केरोसिन पर कम पैसा कुल मिलाकर जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पर इंटरेस्ट सब्सिडी,
वो फार्मर को सब जो मिलती है, मतलब वो लोन लेगा और उसमें गवर्नमेंट अगर आपने लोन रीपे कर रहे हैं तो इतना इंटरेस्ट माफ करेंगे, उस टाइप की सब्सिडी। फिर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, अफोर्डेबल हाउसिंग। आप याद करो, हमने एक पढ़ा था LIC वय वंदना योजना, जिसमें बूढ़ा लोग अपनी LIC में इन्वेस्ट करेगा पैसा और LIC गारंटीड 8% रिटर्न देगी। अगर नहीं दे पाई तो सरकार उसको सब्सिडी में पैसा देगी, बट द पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन विल गेट 8% इंटरेस्ट। तो वो जो इन बिटवीन सब्सिडी जा रही है वो सब इधर से जाएगी। Collectively some 28,000 crore rupees going there, and then other things like price stabilization fund, cotton subsidy, jute subsidy, वो सब हम लोग फोर्थ पिलर में देखेंगे बात सबसे। खैर वो नीचे वाले में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, ऊपर वाले पता होने चाहिए, और ये भी याद करना बहुत आसान है। अब समझिए, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, उसका इंटरनल मोटिव क्या होगा कि हमको ज्यादा वोट मिले, तो मैक्सिमम वोट लेना है तो मैक्सिमम लोगों को कवर करना चाहिए, राइट। तो फूड सब्सिडी में देना है सबसे ज्यादा पैसा। फार्मर भी एक बड़ा वोट बैंक है तो उसको भी देना चाहिए, तो वो सेकंड नंबर पे आएगा। फिर ये LPG कैरोसिन, मतलब वो तो थोड़ा कम ही आएगा, क्योंकि कलेक्टिवली कितने लोग यूज करते होंगे, आपको सब लोग यूज करते होंगे, बट LPG और कैरोसिन उसमें सब लोगों को सब्सिडी नहीं, बहुत सिलेक्टेड, मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, दे विल टारगेट दोस पीपल, तो वहां पर थोड़ी कम जाएगी। और ज्यादा आपको बोला जाता है आप खुद से अपने पैसों से खरीदते रहो। ये जहां जहां भी आपको ऐसा अप या डाउन एरो मिले, उसका मतलब ये है कि कंपेयर टू 2019 के बजट के अनुपात में 2020 बजट में कम पैसा अलॉट किया। वैसे हर जगह वो याद करने की जरूरत नहीं, बट यू शुड हैव आइडिया, ओके इन केस ऑफ सब्सिडी इट इज नॉट लाइक हर साल वो बढ़ रही है। यूजुअली व्हाट विल हैपन, MCQ ऐसा बनाएंगे, द सब्सिडी बिल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड। वेल स्टेडीली तो इंक्रीज नहीं हुआ, पहले ऐसा था, अब तो ऐसा हो गया, क्योंकि पहले 3 लाख करोड़ था, अब क्या 2.6 लाख करोड़। आगे का पेंशन है, टॉपिक है सैलरी एंड पेंशन, बट उससे पहले लेटेस्ट बजट में एक बात करी, वो इधर ही कवर कर लेते हैं। अब तक सिस्टम ऐसा था, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी नॉन गेजेटेड पोस्ट होते हैं, मतलब क्लरिकल पोस्ट, प्यून की पोस्ट वगैरह, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अलग अलग परीक्षा लेगा, उसमें प्रीलिम स्टेज होगा, मेन स्टेज होगा। सपोज आपने बैंक के अंदर क्लर्क बनना है सरकारी बैंकों में, तो IBPS वाले और SBI अपना अलग से, तो वो प्रीलिम लेंगे, उसके बाद उसकी भी जो मेंस एग्जाम होगी। सो इट इज रिजल्टिंग इनटू डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इधर भी प्रीलिम देते हैं उधर भी प्रीलिम देते हैं, तो 2 बार एक तो अपने छोटे गांव से शहर जाने का उनको खर्च, कहीं पर रहना है, एग्जाम सेंटर में जाना है, सरकार ने भी एग्जाम सेंटर बुक करना है, सिक्योरिटी गार्ड रखने वगैरह, क्वेश्चन पेपर को जो सेट करा है वो प्रोफेसर को फी दो, क्वेश्चन पेपर छापने का खर्च, एंड सो मेनी थिंग्स। सो इन द 2020 बजट गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम लोग एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी NRA बनाएंगे, और ये NRA वाले एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे। मतलब समझो कि ये प्रीलिम एग्जाम जो अलग अलग होती थी, नहीं, वो एक कंबाइंड प्रीलिम एग्जाम एक ही होगी, आपने सरकारी ऑफिस का क्लर्क बनना है या बैंक में क्लर्क बनना है, और फिर उसमें जो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, मान लीजिए 25 लाख लोगों ने ये दिया, उसमें से जो भी उनका कट ऑफ के हिसाब से 5 लाख शॉर्टलिस्ट हुए या जो भी, तो फिर वो आगे जाके SSC का मेंस या IBPS का मेंस दे पाएंगे। सो लाइक दैट कॉस्ट एफिशिएंसी, सेविंग द कॉस्ट एंड टाइम फॉर बोथ द एस्पायरेंट एज वेल एज द रिक्रूटिंग एजेंसी। लेकिन अभी तक ये चीज असल में बनी नहीं, तो क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगा या इसका कोई व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर एंड अदर थिंग्स, वो भी बनना बाकी है, बट बेसिक आइडिया लेटेस्ट बजट में दिया तो हमने समझ लिया। तो सब्सिडी के बाद मैं बात करना चाहता था सैलरी एंड पेंशन की, लेकिन सैलरी पेंशन तभी मिल सकता है जब आदमी पहले रिक्रूट हो जाए, तो रिक्रूट हमने कर लिया नेशनल दिस NRA एजेंसी। उसके बाद उसको सैलरी देनी है तो कौन डिसाइड करता है, उसके लिए अलग से एक 7th पे कमीशन बना था, जिसके बॉस थे जस्टिस AK माथुर। और पे की बात है, सैलरी की बात है, मतलब खर्च, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं देखेगा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स नहीं, कौन देखेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय विभाग या खर्च विभाग पे कमीशन का रिपोर्ट देखता है। उसने जो जो बोला वो सब हमारे लिए कुछ काम का नहीं, बट थोड़े कीवर्ड्स कान में होने चाहिए, वर्ड एसोसिएशन आप कर सको। एक जमाने में ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जो सैलरी मिलती थी, उसके लिए बोला जाता था पे बैंड एंड ग्रेड पे, और ऐसी सब पूरी सिस्टम थी, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलती। ये 7 पे कमीशन ने उसको हटा के पे मैट्रिक सिस्टम कर दिया। पे मैट्रिक सपोज 11 हो, 12 हो, 13 हो, तो उस हिसाब से सपोज ये IAS होगा, सीनियर IAS या उसके इक्विवेलेंट जो भी IPS वगैरह, सो दिस गाय में गेट सम, दिस गाय में गेट सम, आई थिंक 13 तक जाएगा तो उसकी लाख रुपए ऊपर सैलरी होगी वगैरह। सो दे हैव डिसाइडेड द थिंग्स। मिनिमम पे कितना होगा, सपोज आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप डी मतलब प्यून ड्राइवर ऐसे ही पोस्ट में जाते हैं, तो मिनिमम 18,000 रुपी पर मंथ सैलरी होगी। उसी प्रकार मैक्सिमम सैलरी कितनी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मैक्सिमम कौन आदमी बॉस होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी हु इज द IAS, तो उसकी इतनी सैलरी होगी वगैरह। अब ये सब एग्जैक्ट फिगर हमने याद करने की जरूरत नहीं, बट ऐसे मिनिमम मैक्सिमम उसने सब स्लैब बना दी, प्लस सम अदर थिंग्स वो भी हैंड आउट में दी है। वर्ड एसोसिएशन के लिए एक तो बार देख लेना, अदरवाइज सब याद करके जाना नहीं है। ये पे कमीशन क्यों बनाते हैं, ये 7th पे कमीशन बना, मतलब पहले भी 6 बार बना होगा, 1 2 3 4 5 6, वो इसलिए बनाते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दुनिया के अंदर जितना कॉस्ट बढ़ रहा है एजुकेशन का, घर खरीदने का, लोगों की जिम्मेदारी बढ़ रही है, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर कितनी सैलरी मिलती है, उसके प्रोपोर्शनेटली गवर्नमेंट एम्प्लॉय की भी सैलरी हमने इंक्रीज करनी चाहिए, नहीं तो वो ब्राइब ज्यादा लेगा और डिमोटिवेट हो जाएगा, टैलेंटेड लोग गवर्नमेंट सर्विस में आएंगे नहीं। ये सब सोचते हुए पे कमीशन थोड़े थोड़े टाइम पे बनाते हैं और वो सैलरी इंक्रीज करते हैं। लेकिन ये 7th पे कमीशन ने
एक नई चीज वो लेकर आए। उन्होंने कहा कि हम लोग एक डॉक्टर आइक्रॉड फॉर्मूला अपनाते हैं। ये डॉक्टर आइकॉर्ड ने ऐसी फॉर्मूला बनाई थी जिसमें कुछ कॉस्ट को मेजर किया जाता है कि सपोज आपको एक वर्कर है, उसकी 4 लोगों की फैमिली को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, ये वो करके कितना खर्च हो रहा है इस साल, और अगले साल वो कितना बढ़ गया, तो उस हिसाब से अपने आप उसकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया जाए। ऐसी उसने एक फॉर्मूला दे के गया है 7th पे कमीशन। इसलिए कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है कि आगे चल के 8th पे कमीशन कभी बनेगा ही नहीं, 7th पे कमीशन के बाद बात खत्म हो जाएगी। बट अगेन देयर रिमेन्स टू बी सीन व्हाट विल बी देयर। हमें सिर्फ वर्ड एसोसिएशन पता होना चाहिए कि आइक्रॉड फॉर्मूला, इट इज अ फॉर्मूला टू कंप्यूट द वेजेस एट अ पीरियोडिक इंटरवल, जहां पर अलग अलग कमोडिटीज के प्राइस को ट्रैक किए जाते हैं और उस हिसाब से सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। 7th पे कमीशन के आने से पहले एक जमाने में सरकारी एम्प्लॉइज को बहुत सारे इंटरेस्ट फ्री अलाउंस मिलते थे। मतलब सपोज आप विभाग में नौकरी करते हैं और आपको बाइसिकल खरीदनी है 5,000 की, तो आप एडवांस में सैलरी आपको जो मिलती है उसके साथ एक्स्ट्रा 5,000 वाला ले सकते हैं और फिर टुकड़े टुकड़े में वापस करें। असल में अगर बैंक से लोन लेते हैं तो उसके ऊपर परसेंटेज इंटरेस्ट भी लगता, बट ये सब इंटरेस्ट फ्री अलाउंस थे। तो 7th पे कमीशन ने ऐसी बहुत सारी चीजों को बंद कर दिया था। खैर, सम एसोसिएटेड टर्म्स। एक होता है हाउस रेंट अलाउंस। वैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको सरकारी मकान मिलता है, बट इन सम केसेस इट विल हैपन कि सरकारी मकान नहीं मिलता, वहां पर है ही नहीं वो डिस्ट्रिक्ट या तालुका में, तो आपको बोला जाएगा प्राइवेट में खुद से मकान खरीद लो, सॉरी रेंट पे ले लो, और जो रेंट आपने भरना है उसका थोड़ा पैसा हम लोग देंगे। सो दैट इज कॉल्ड हाउस रेंट अलाउंस। हर साल महंगाई बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से हम ट्रैक करते हैं, उस हिसाब से सैलरी के ऊपर थोड़ा और एक्स्ट्रा 2-3% गवर्नमेंट आपको देती है, जिसको बोला जाता है डियरनेस अलाउंस। इट इज गिवन बाय द बॉस फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ग्रेजुइटी। ग्रेजुइटी मतलब सपोज आपने कंटिन्यूअसली एक्स ईयर्स, मान लीजिए 12 साल, 15 साल, 20 साल नौकरी करी है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ एक्स अमाउंट ऑफ रूपी विल बी गिवन। वो क्या क्यों कितना मिलता है हमें तैयार करने की जरूरत नहीं, बट दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स एसोसिएटेड विद सैलरी। थोड़े थोड़े टाइम पर एक कंट्रोवर्सी बनती रहती है जिसको बोलते हैं वन रैंक वन पेंशन। ये क्या है? अगर आप गवर्नमेंट सर्विस या मिलिट्री सर्विस से रिटायर होते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है? यूजुअली फॉर्मूला ये होती है कि रिटायर होने से पहले आपकी लास्ट वाले मंथ में सैलरी क्या थी, उसका आपको एक्स परसेंटेज दिया जाएगा। मान लीजिए 50% दिया जाएगा, दैट विल बी योर मंथली पेंशन। नाउ सपोज कोई ऐसा सूबेदार था जो 1960s में रिटायर हुआ, उस जमाने में हो सकता है उसकी सैलरी 30,000 रुपये हो, और कोई आदमी जो 2011 में रिटायर हुआ, हो सकता है उसकी सैलरी 50,000 रुपये हो। क्यों? हर साल बढ़ती रहती है। तो अब दोनों को बोला जाए कि आपकी लास्ट सैलरी का 50% के हिसाब से पेंशन मिलेगा, तो ये जो पहले रिटायर हो गया आदमी, एक प्रकार का उसको इनजस्टिस है। ऑल्दो उसके भी शोल्डर पर उतने स्टार है जिसके के पास है, राइट? बोथ आर ऑफ द सेम रैंक, दोनों सूबेदार हैं, बट उनका पेंशन अलग अलग हो जाएगा। तो मिलिट्री सर्विस वाले बोल रहे थे कि वन रैंक वन पेंशन होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिटायरमेंट। मतलब सूबेदार में जो रिटायर हो उसको इतना सैलरी पेंशन मिले, इसको इतना। ऐसा नहीं कौन सी तारीख पे हुए थे, कितनी लास्ट सैलरी थी, वो सब नहीं होना चाहिए। 2015 में मोदी सरकार ने बोला हाँ ऐसा सिस्टम करेंगे, बट फिर वो कुछ ना कुछ फॉर्मूला में कंट्रोवर्सी होती रहती। अगेन व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रेजेंट स्टेटस नॉट इंपॉर्टेंट, बट ये कंट्रोवर्सी थी। ऑन पेज 212 दिस थिंग्स आर गिवन। लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 6 मिनट्स। आप इसको आराम से फिलअप करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
So I hope this is done. Gyan, Prasad, Abhishek, Anirban and others. So yes, we learned about the salaries and pension of the people. डिफेंस के अंदर भी बहुत सारा खर्चा होता है, उसमें से कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है. फॉर एग्जांपल सोल्जर की सैलरी, एम्यूनेशन, फूड, रेशन, वो जो सोल्जर्स को चाहिए वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गिनते हैं इन डिफेंस पार्ट. मान लीजिए अगर कोई नया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी हथियार बनाने की फैक्ट्री, बारूद बनाने की फैक्ट्री या कोई टैंक बनाया जाए तो वो सब हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में गिनते हैं, तो वो अलग साइड में आएगा. बट जो ट्रेडिशनल डे टू डे के लिए चाहिए एम्यूनेशन, फूड वगैरह, वो रेवेन्यू साइड में. इसके अलावा एक्सपेंडिचर, सपोज ये एग्रीकल्चर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब जितनी भी मिनिस्ट्री है उसकी जो कुछ स्कीम चलती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सपेंडिचर में आती है. कुछ एक्सपेंडिचर जो पुलिस, जेल, एक्सटर्नल अफेयर्स, इलेक्शन, पार्लियामेंट, जुडिशरी, वो सब खर्चे. यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर जैसे लद्दाख, तो उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो भी यहाँ पर काउंट किए जाते हैं. सो ओवरऑल इफ यू स्टार्ट टू ऐड द फिगर्स, याद करो बजट के रेवेन्यू पार्ट के इनकम या रिसीव में तो 16 लाख करोड़ टैक्स से प्लस नॉन टैक्स से 4 लाख करोड़ कुल मिला के 20 लाख करोड़ मिले थे. और सामने ये सब जो मैंने अभी आपको खर्च बताए वो अराउंड 26 लाख करोड़ रुपीज के हैं. तो यानी कि रिसीव है 20 लाख करोड़ और खर्चे हैं हमारे एक्सपेंडिचर 26 लाख करोड़. तो जवाब क्या आएगा? -6 लाख करोड़, मतलब ये घाटा हो गया. तो बोला जाता है रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा. इसको अगर जीडीपी के परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस करना हो तो 6 लाख करोड़ रुपए हमारी डेफिसिट है. और जीडीपी गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है कि फॉर द ईयर 2020-21 225 लाख करोड़ रुपए का भारत में गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन होगा. तो इन दोनों का रेशियो निकालो टाइम्स 100 करो ताकि परसेंटेज में जवाब मिले, तो मिलता है 2.7%. और ये अप एरो मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन ये 2 ज्यादा है. सो ऑन पेज 209 फिल अप दिस डेटा. एक तो इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन प्रीवियस लोन, उसमें बहुत ज्यादा खर्च होता है. सब्सिडी में भी बहुत खर्च होता है 2.6 लाख करोड़. और ये सबको प्लस माइनस करने पर हमें असल में अल्टीमेटली रेवेन्यू डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितनी मिलती है? 2.7%. ऑल द फिगर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट पेमेंट में इतना, सब्सिडी में इतना, एंड ओवरऑल रेवेन्यू डेफिसिट इतनी हो रही है. सो वी काउंटेड द रेवेन्यू डेफिसिट अराउंड 2.6 लाख करोड़ इन एब्सोल्यूट फिगर, और जीडीपी का परसेंटेज के रूप में बोलो तो 2.7%. लेकिन वहां पर हम जब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जहां पर बोल रहे हैं कि -26 लाख करोड़ का खर्चा हो गया, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक कंपोनेंट ये भी था इधर, ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट. अब फाइनेंस कमीशन के हिसाब से जो ग्रांट दी जा रही है चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, लोकल बॉडीज के लिए, तो हो सकता है उनमें से कुछ पैसा तो वो म्यूनिसिपल स्कूल बनाने में यूज करेंगे, पंचायत की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हो सकता है यूज हो जाए, कुछ बुलडोजर खरीदने के लिए यूज करे फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट. तो वो सब चीजें तो असल में कैपिटल एसेट का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ का पैसा असल में अल्टीमेटली उधर जाएगा. सो दैट मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से हमने इतनी रकम को माइनस कर देनी चाहिए, क्योंकि ये तो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे. इसलिए रेवेन्यू रिसीव थी 20 लाख करोड़ माइनस एक्सपेंडिचर 26 लाख करोड़, तो हमको मिला डेफिसिट 6 लाख करोड़, जिसको बोल दिया रेवेन्यू डेफिसिट. अब ये 6 लाख करोड़ में से ऐसी रकम माइनस कर दो जो कि वो ग्रांट असल में कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च होने वाली, इतना ये बोल रहे हैं कि अराउंड 2 लाख करोड़ रुपीज वहां जाने वाला है. तो फिर जवाब क्या आएगा? 6 - 2 यानी 4 लाख करोड़. 4 लाख करोड़ बताता है हमें इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट या प्रभावी राजस्व घाटा. ये 4 लाख करोड़ को भी जीडीपी के परसेंटेज में निकालो, अराउंड 1.8% होता है. तो ये नया तिकड़म लाने की क्या जरूरत है? असल में चिदम्बरम ये लेके आए थे प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. बेसिकली द प्रॉब्लम वाज उससे रेवेन्यू डेफिसिट कम हो नहीं रही थी, तो उसने अपना गोल पोस्ट चेंज करने के लिए ये नया एक चीज की इसको माइनस कर दो ताकि मेरा टारगेट थोड़ा कम हो सके.
Anyways, for prelims we have to remember the formula, so we will remember the formula. Otherwise बहुत ही कोई important चीज नहीं है. जब भी गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू अकाउंट में इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है तब उसको रेवेन्यू डेफिसिट होती है. अब ये एक्सपेंडिचर में आप देखिए बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर है जिसको हम टाल नहीं सकते, वी कैन नॉट अवॉइड देम. फॉर एग्जांपल पुरानी लोन लिए तो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे करना होगा. ग्रांट्स भी फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का आदेश से मानना पड़ेगा. ऑफ कोर्स एज दे आर नॉट कंपलसरी कि फाइनेंस कमीशन की बात को मानना ही है, बट यूजुअली उसको वो टालते नहीं. फिर यहाँ पर ये डिफेंस के जितने खर्चे हैं उसको भी हम टाल नहीं सकते बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड चाइना. So we cannot avoid all this cost and therefore it is difficult to control the revenue deficit. उसको टालना मुश्किल होता है. लेकिन अगर हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाए और सपोज रेवेन्यू डेफिसिट और बढ़ती जाए, देन व्हाट विल हैपन? गवर्नमेंट ने पैसा बोरो करना पड़ेगा और गवर्नमेंट ने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी रिड्यूस कर देना पड़ेगा कि हम लोग अब नए स्कूल नहीं बनाएंगे, नए हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, नए रोड नहीं बनाएंगे क्योंकि सब पैसा मैनेज नहीं हो पा रहा. बट दिस विल अल्टीमेटली हार्म द डेवलपमेंट. क्योंकि मान लीजिए नए स्कूल और हॉस्पिटल नहीं बन रहे तो हेल्थ और एजुकेशन हमारा सफर हो जाएगा, तो ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास अच्छा हो नहीं पाएगा. सपोज गवर्नमेंट डिसाइड करे नए स्कूल बिल्डिंग नहीं बनाने, तो उस हिसाब से स्टील सीमेंट इंडस्ट्री को पैसा नहीं मिलेगा, तो उन इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं आएगा, तो वहां से अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरे प्रॉब्लम्स. सो इवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी हार्म एंड देयरफॉर वी शुड ट्राई टू कंट्रोल द रेवेन्यू डेफिसिट. वो कैसे करेंगे वो सब आगे हम लोग अगले वीक के जो लेक्चर होने वाले हैं FRBM एक्ट फिजिकल डेफिसिट उसमें पढ़ेंगे. बट फॉर द टाइम बिंग रेवेन्यू पार्ट में जो जानने लायक था कि रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर और दोनों में जो इम्बैलेंस था उसके चलते हो गए डेफिसिट, वो हमने कंप्लीट किया. नाउ वी विल मूव टू द बजट का कैपिटल पार्ट. अब ये रेवेन्यू और कैपिटल मतलब फर्क क्या है? जब आप कहते हैं रेवेन्यू पार्ट तो उसमें चीजें ऐसी आती है जैसे कि टैक्सेशन, सैलरी, सब्सिडी, प्रीवियस लोन का इंटरेस्ट रीपेमेंट, ऐसी चीजें यूजुअली जो कि डायरेक्टली फिजिकल एसेट क्रिएट नहीं करती या फाइनेंशियल एसेट क्रिएट नहीं करती. एंड यूजुअली ये सब ऐसे खर्च होते हैं जो कि एक साल या उससे कम के लिए दिए जाते हैं. एंड इट इज नॉट ऑलवेज कि ऐसा ही होगा, बट यूजुअली ऐसा होता है. फॉर एग्जांपल सैलरी तो मंथली बेस पे मिलेगी, सब्सिडी तो फार्मर को बोला 6,000 रुपए मिलेंगे बट आपको 2,000 के इंस्टॉलमेंट में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलेंगे. सिलेंडर जितनी बार आप खरीदते हैं उतनी बार आपको मिलेगी विद सर्टेन लिमिट की 10 या 12 सिलेंडर से ज्यादा नहीं खरीद सकते. सो यूजुअली 1 ईयर और लेस की मियादी के लिए ये सब खर्च या इनकमें चलती है. ऑन दी अदर हैंड जब आप बात करें कैपिटल पार्ट या कैपिटल अकाउंट की, तो वहां पर ऐसी चीजों को मॉनिटर करते हैं जिससे डायरेक्टली कोई फिजिकल एसेट क्रिएट होती हो, जैसे टैंक या मिसाइल की फैक्ट्री बना दी, कोई नया आयुष्मान भारत के नाम पर हॉस्पिटल बना दिया. ऑल दोज एक्सपेंडिचर दे विल काउंट देयर. दे विल आल्सो काउंट फाइनेंशियल एसेट्स इफ दे आर क्रिएटेड. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पैसा बोरो करे तो उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी नए क्रिएट होंगे, ट्रेजरी बिल भी क्रिएट होंगे, तो हाँ उस हिसाब से कुछ ना कुछ होता है. तो यूजुअली ये बोला जाता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 ईयर या कम के लिए होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर देन 1 ईयर के लिए होता है. सपोज फैक्ट्री बनानी है या कोई स्कूल बनानी है तो 2-3 साल तक कंस्ट्रक्शन वर्क चल सकता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज द केस. फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल नए इशू किए गए तो वो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा माना जाएगा, भले उसकी टेन्योर तो हम जानते हैं कि लेस देन 1 ईयर होती. सो सिमिलरली सपोज गवर्नमेंट पैसा बोरो करे, उसके लिए जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल इशू किए गए, तो एक प्रकार से वो फाइनेंशियल एसेट क्रिएट हो रही है, गवर्नमेंट के लिए नहीं बट जो इन्वेस्टर है उसके लिए. सो यस इट इज काउंटेड अंडर द कैपिटल पार्ट. सिमिलरली गवर्नमेंट अपने शेयर्स अगर कोई प्राइवेट पार्टी को बेच दे, जिसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश, तो उसमें भी शेयर्स हैंड चेंज कर रहे हैं गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर, तो वो भी असल में कैपिटल एसेट का ट्रांजैक्शन हो रहा है. सो ऑल सच थिंग्स आर काउंटेड इन द कैपिटल पार्ट. वो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, देन इट विल बिकम मोर क्लियर. यू मे स्टार्ट टू वंडर सर स्कीम किधर, इधर स्कीम का तो नाम ही नहीं लिया. तो स्कीम में होता यह है कि कुछ पैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर. जैसे कि 5th पिलर में हम देखेंगे सागरमाला पोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मतलब बंदरगांव का विकास करने के लिए. तो उसमें कुछ 200 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएंगे, मतलब असल में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल से नया बनाएंगे, और कुछ पैसा जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कि वहां पर जो सरकारी पोर्ट में काम करने वाले एम्प्लॉइज उसकी सैलरी या मार्केटिंग अवेयरनेस एंड सो मेनी अदर थिंग्स, तो वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो यूजुअली स्कीम हैज 2 कंपोनेंट, रेवेन्यू एंड कैपिटल. बट हम यहाँ बजट में वो स्कीम नहीं पढ़ रहे, स्कीम तो उसके रिस्पेक्टिव पिलर में पढ़ेंगे. क्या अभी हम लोग फोकस करें बजट, उसका कैपिटल पार्ट, और वहां पर रिसीप्ट मतलब कैपिटल रिसीप्ट या इनकम में जो पैसा आता है. कुछ पैसा ऐसा होता है जो गवर्नमेंट बोरो करके लाती है, मतलब डेट रिसीप्ट, सरकार उधार ले रही है, बट जब आ रहा है पैसा तो इनकमिंग है, तो आप किधर लिखेंगे? कैपिटल इनकमिंग. सो रिसीप्ट पार्ट में इसके अंदर करीब 7.40 लाख करोड़ रुपीज हम लोग इंटरनली बोरो करेंगे, मतलब आरबीआई से, मार्केट से, मतलब बैंक, एनबीएफसी, प्राइमरी डीलर से. फिर पब्लिक जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, प्रोविडेंट फंड, ईपीएफओ, उन सब में जो इन्वेस्ट करती है वो सब पैसा भी इधर अल्टीमेटली लोन के रूप में जाएगा. एडिशनली
गवर्नमेंट ने प्लान किया करीब 57,000 करोड़ रुपीज हम एक्सटर्नल सोर्सेज से बोरो करेंगे, मतलब वर्ल्ड बैंक, IMF, ब्रिक्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह जो हम थर्ड पिलर में पढ़ने वाले। तो इंटरनल बोरोइंग प्लस एक्सटर्नल बोरोइंग कुल मिला के टोटल बोरोइंग या टोटल डेट रिसीव कितनी होगी, अराउंड 8 लाख करोड़ रुपीज। तो ये हम लोग गिने की कैपिटल रिसिप्ट और वहां पर डेट रिसीव में 8 लाख करोड़। लास्ट बजट यानी 2019 बजट में निर्मला सीतारमन ने ये कहा कि भारत की जो एक्सटर्नल डेट है, मतलब विदेश से जो पैसा बोरो किया गवर्नमेंट ने, और वो भी सॉवरेन मतलब गवर्नमेंट ने जो पैसा बोरो किया, एज अ परसेंटेज ऑफ GDP वो तो अराउंड 5% ही है। इसलिए अगर हम चाहें तो थोड़ा और पैसा बोरो करें तो कुछ गलत नहीं है। सो इन फ्यूचर गवर्नमेंट वुड स्टार्ट रेजिंग अ पार्ट ऑफ इट्स बोरोइंग फ्रॉम एक्सटर्नल मार्केट इन एक्सटर्नल करेंसी, यानी विदेशों से विदेशी मुद्रा में पहले से ज्यादा उधारी लेना शुरू करेंगे, ऐसा उसने वहां पर बोला। उसके फायदे क्या हो सकते हैं? भारत के अंदर ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करके गवर्नमेंट पैसा बोरो करे तो अराउंड 6 to 8% इंटरेस्ट रेट चलता है। चाहे तो 1% भी ऑफर कर सकते हैं, बट कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बैंकों में अगर आपको 4% या सेविंग इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो कोई ये क्यों खरीदेगा, राइट? सो देयरफॉर अराउंड दिस मच रेट इज गोइंग ऑन। वेयर एज USA के अंदर अगर आप डॉलर में पैसा बोरो करने जाए तो अराउंड 2 to 3% में मिल जाता है। तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि क्यों ना हम डॉलर में अमेरिका से पैसा बोरो करके आए और वो पैसा हम फिर उसको रूपी में कन्वर्ट करें और भारत की वेलफेयर स्कीम में यूज करें। सो लाइक दैट कंपेयर टू इंडिया हमको सस्ते में पैसा मिल जाएगा। तो भारत के बाजार में रुपया महंगा ब्याज में मिलता है, तो अमेरिकी बाजार से डॉलर सस्ते ब्याज में लेके आते हैं ना। दैट वाज व्हाट सीतारमन वाज थिंकिंग। इसका एक और भी फायदा है। अब जानते हैं पब्लिक LIC, बैंक सेविंग अकाउंट सब जगह इन्वेस्ट करती है, उसमें से कुछ पैसा जाता होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होता होगा, और कुछ पैसा मुकेश अंबानी जैसे लोगों को लोन में मिलता होगा, कुछ LIC वगैरह तो उसके शेयर और उसमें भी इन्वेस्ट करते होंगे बॉन्ड में। अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसा बाहर से बोरो करके लाती है तो गवर्नमेंट ने जो बोरो करना है उसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इस साइड से कंप्लीट हो गई, तो वो LIC से थोड़ा कम बोरो करेंगे। तो मतलब वो ज्यादा पैसा LIC के मार्फत पब्लिक के सेविंग का ज्यादा पैसा मुकेश अंबानी के पास जाएगा। सो एज अ रिजल्ट मोर सेविंग ऑफ द इंडियंस आर स्पेड टुवर्ड द कॉर्पोरेट बोरोइंग। तो उससे जो भी फैक्ट्री एक्सपांशन हो, नए नौकरी क्रिएट हो, GDP में ग्रोथ आए, वो सब फायदा होगा। भारत की प्रजा का बचत का पैसा कॉर्पोरेट सेक्टर निवेश में जा पाएगा। अगर भारत सरकार खुद से LIC का जो गला पकड़ती थी वो थोड़ा कम पकड़े और बाहर से पैसा लेके आए। इसको टेक्निकली बोला जाता है नो मोर क्राउडिंग आउट ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट बोरोवर। ये क्राउडिंग आउट क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट वीक जब फिजिकल डेफिसिट में जाएंगे तो वो पढ़ेंगे। अभी के लिए तो बेसिक आइडिया सफिशिएंट। ओके, मुकेश अंबानी के लिए लोकल पब्लिक का पैसा बच जाएगा। सो यस, वी कैन सी दैट देयर आर सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, बट नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। ये बात सही है कि डॉलर में पैसा बोरो किया तो हार्डली 2-3% में मिल जाएगा, बट सपोज गवर्नमेंट जब पैसा बोरो करके लाए तब $1 का भाव हो 60 रुपीज, और आगे चल के मान लीजिए एक्सचेंज रेट में कुछ चेंज आ जाता है और $1 का भाव हो जाता है 75 रुपीज। वो कैसे हो जाएगा वो थर्ड पिलर में देखेंगे, बट आप समझ सकते हैं उस हिसाब से, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प तो ये कहेगा मुझे $1 वापस चाहिए, निर्मला सीतारमन बोलेगी कि पर वो 60 नहीं अब तो 75 रुपीज देने होंगे, तभी तो वो उसको $1 मानेगा। सो गवर्नमेंट विल हैव टू अरेंज मोर क्वांटिटी ऑफ रूपी एंड कन्वर्ट देम इनटू डॉलर्स एंड रीपे द लोन। ऐसा करने में और नई चुनौती आ सकती है, वो फिजिकल डेफिसिट में हम देखेंगे। बट द पॉइंट इज यस, ये विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट अगर चेंज हो गया तो ये सीतारमन ने जो बोरो किया उसमें उसका बोझ और बढ़ सकता है, एंड देयरफॉर इट इज नॉट एडवाइजेबल। प्रेजेंटली ये मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, ये सब प्राइम मिनिस्टर ने कुल मिलाकर कितनी लोन ली है? अराउंड 96 लाख करोड़ रुपीज इंटरनल डेट है, और उसके ऊपर हर साल हमने करीब 7 लाख करोड़ रुपए तो 7-8 लाख करोड़ रुपए तो हमने सिर्फ इंटरेस्ट के रूप में पैसा देना पड़ता है, जो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखा। और उसके सामने एक्सटर्नल डेट मतलब बाहर से मोदी सरकार, वाजपेयी सरकार, ये सब कुल मिला के लेस देन 3 करोड़ ही लेके आए। तो थोड़ा अगर ज्यादा पैसा एक्सटर्नल सोर्स से बोरो किया तो ऐसा नहीं कि कुछ बहुत खराब हो जाएगा। तो एज सच इट डज नॉट लुक वेरी डेंजरस, बट प्रॉब्लम ये है कि एक बार अगर ये दरवाजा खुल गया तो बाद की सरकारें फिर लिमिट में नहीं रहेंगी। वो दे दनादन पॉपुलिस्ट टाइप की योजनाएं शुरू कर देंगे, किसानों को 15,000 रुपए देंगे, इलेक्शन आ रहा है, और फिर उसके लिए हम लोग अमेरिका से पैसा बोरो करके लाएंगे, और ये सब अगर ऐसा एक बार शुरू कर दिया तो पूरी इकोनॉमी में वो खराबी ला देगा। सो देयरफॉर इट इज नॉट एडवाइजेबल। बेटर कि हम फॉरेन इन्वेस्टर को बोले कि आप खुद से अपना डॉलर भारत में लेके आओ, उसको रूपी करेंसी में कन्वर्ट करो, और भारत सरकार लोकल मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है उसको आप खरीदो। तो विदेशी बाजार से विदेशी मुद्रा में ऋण लेना ठीक नहीं होगा। इवन रघुराम राजन एंड अदर एक्सपर्ट्स आर सेइंग दिस। तो मतलब उस वक्त ज्यादा जल्दबाजी में सरकार ने अनाउंस तो कर दिया, लेकिन इवन बीजेपी सरकार के ऊपर जो उनकी RSS है उन्होंने भी कह दिया दिस इज एंटी पेट्रियोटिक, गवर्नमेंट शुड नॉट इशू फॉरेन करेंसी बॉन्ड। क्योंकि आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट ने पैसा बोरो करना मतलब क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ऐसे बॉन्ड इशू करेगी, बट वो फॉरेन करेंसी में इशू करेगी तो वो मतलब देशभक्ति नहीं है और उससे ये सब नुकसान होंगे। अल्टीमेटली इवन गवर्नमेंट रियलाइज, तो जो 2019 में फाइनेंस सेक्रेटरी थे
जिन्होंने ये बजट प्रिपेयर करने में मदद करी थी, उसका ये ब्रेन चाइल्ड था कि ऐसा करते हैं। अल्टीमेटली उसको सरकार ने नाराज होकर कि तुमने ठीक ये सलाह नहीं दी थी, कितनी कंट्रोवर्सी हो गई। सो ही वॉज शिफ्टेड टू पावर मिनिस्ट्री। ये ऐसी बात है कि ऋतिक रोशन को बॉलीवुड मूवी में काम करने से निकाल के बोला जाए तुम सास बहू सीरियल में अब से काम करो। एक बार जो फाइनेंस सेक्रेटरी बना, मतलब उसका कैरियर प्रोग्रेस क्या होना चाहिए, फिर वो जाके आरबीआई गवर्नर बने, फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बने, ऐसा मतलब उधर से पावर मिनिस्ट्री में शिफ्ट किया, ट्रांसफर किया वो एक प्रकार से उसको कि यू आर नॉट द राइट पर्सन। इसलिए अल्टीमेटली ये आदमी ने डिमोटिवेट होकर रिजाइन भी कर दिया। यानी कि ये मैटर वैसे तो खत्म ही हो गया है, सरकार ऐसा कुछ करने वाली है नहीं, बट मेंस में अगर कुछ पूछा जाए दैट वेदर इट इज एडवाइजेबल और समथिंग, तो उसके आर्ग्यूमेंट फेवर और अगेंस्ट में क्या हो सकते हैं वो सब हैंडआउट में दिया, बट मेंस में आराम से पढ़ना भी बहुत काम का नहीं। सो वी आर डन विद द कैपिटल, और उसके अंदर रिसीव मतलब इनकम, तो वो डेट मतलब उधारी से भी ला सकते हैं, वो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से कुल मिला के 8 लाख करोड़ हम लोग लाने वाले। कैपिटल रिसिप्ट का एक दूसरा पार्ट होता है नॉन डेट रिसिप्ट, मतलब बिना ऋण के पैसा लेके आना। बिना ऋण के कैसे पैसा आ सकता है? सपोज मोदी सरकार ने योगी सरकार को लोन में पैसा दिया हो, और फिर वो सामने इंटरेस्ट जो पे करते थे वो तो हमने रेवेन्यू इनकम, नॉन टैक्स वाली रेवेन्यू इनकम में काउंट कर लिया, बट वो जो प्रिंसिपल वापस करेंगे करीब 15,000 करोड़, वो यहाँ पर गिना जाता है। सो इट इज पार्ट ऑफ प्रिंसिपल दैट इज रिकवर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, इट इज नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। यूनियन गवर्नमेंट ने जो लोन स्टेट गवर्नमेंट को, फॉरेन कंट्री को, पब्लिक सेक्टर कंपनियों को दिया हो, और उसका प्रिंसिपल जो रिकवर किया यहाँ पर काउंट होता है। जो इंटरेस्ट रिकवर किया वो तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में काउंट होता है। उसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जैसे ओएनजीसी में से अपने ही शेयर्स सेल कर दे तो उसको बाजार से पैसा मिलेगा। ऐसा कुल मिला के 2.10 लाख करोड़ रुपीज उनको मिलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट से, और वो हम गिनते हैं नॉन डेट प्रकार की कैपिटल रिसिप्ट। सो ऑन पेज 213 ऑल फिगर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट कुछ के आंकड़े पता होने चाहिए। कुल मिला के हम कितना पैसा बोरो करने वाले हैं? 8 लाख करोड़। और बाजू में मैंने लिखा है एरो, ये एरो क्या दिखाता है? कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हम लोग और ज्यादा पैसा बोरो कर रहे हैं। और ये डिसइन्वेस्टमेंट, उसमें से हमको इच्छा है कि 2.10 लाख करोड़ रुपीज मिले, और उसमें भी एरो है, मतलब कंपेयर टू लास्ट ईयर हमारा टारगेट बढ़ा है। सो दिस इज डन। इधर से इंजीनियरिंग सर्विस में एक प्रश्न पूछा गया। आई गिव यू 1 मिनट 20 सेकंड्स। सागरिका, राम, रुचि, आदित्य, सदानंद, रंजन, रंजना, केतन, केशव, सीमा, पीयूष, सौम्या, मनीष, मधु, अंशु, रजत, सीकेबी, दीपक, अश्विनी, किंजल, मयंक, हेमंत, हरीश, अपराजिता, ये सब लोग भी, और उसके अलावा राणा, प्रीतम, प्रांजल, सौभाग्य, ऋत्विक, सीकेबी, जीशान, सचिन, अविरल, रुचि, प्रीति, अनदर्स, आपने सही जवाब टिक किया, ये भी, और उसके पहले, मतलब कुल मिला के 2 जवाब आपके सही हुए। प्रश्न ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल रिसीव? मार्केट बोरोइंग, हाँ बोरोइंग का पैसा तो हम जो लेते हैं वो तो काउंट होता है। सो दिट इज एफर्ट। पूछा ये क्या कौन सा नहीं है? एक्सटर्नल लोन्स, तो हाँ वो भी इसका हिस्सा है, मतलब कौन सा नहीं है तो नहीं सेट होगा। प्रोविडेंट फंड, हाँ तो प्रोविडेंट फंड का पैसा बोरोइंग में जाता है, सो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। तो यानी जो बच गया वो जवाब होना चाहिए रिसीव फ्रॉम द टैक्स ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन। उस पर पहले लगता था, प्रॉपर्टी पे लगता था वेल्थ टैक्स, कैपिटल ट्रांजेक्शन पे लगता है कैपिटल गेन्स टैक्स। तो ये तो सब क्या है, रेवेन्यू अकाउंट के ट्रांजेक्शन की बात हो रही। तो भले वो कैपिटल नाम उसके शब्द में है, बट दैट इज नॉट कैपिटल अकाउंट, इट इज काउंटेड इन रेवेन्यू अकाउंट, सो नॉट कंपोनेंट, तो जवाब है सी। सो दिस वाज फॉर इंजीनियरिंग सर्विस, तो सीधे 4 ऑप्शन दिए।
अगर आईएएस में पूछना होता तो क्या करते, इसको 1 2 3 4 बोलते, देन ओनली 1 एंड 2, ओनली 1 3 4, और फिर एक ऑप्शन होता ओनली 4 और बाकी एक ऑप्शन होता 1 2 3। तो कुछ लोग बिना समझे कि ये नॉट अ कंपोनेंट पूछा या कंपोनेंट पूछा, कुछ लोग 1 2 4 करके वगैरह। सो बी केयरफुल, डायरेक्टिव वर्ड क्या है, प्रोसीड अकॉर्डिंगली। खैर, हमारा नया टॉपिक ये है बजट का कैपिटल पार्ट, उसमें रिसीव, उसमें पैसा तो हमने बोरो कर लिया, बिना बोरो करे भी ला सकते हैं अगर गवर्नमेंट सरकारी कंपनियों के शेयर्स सेल करना शुरू करे, जिसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। सो वी आर एट कैपिटल, नॉट एट डिसइन्वेस्टमेंट। अभी डिसइन्वेस्टमेंट में कुल मिला के 5 टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अलग अलग प्रकार, ये महारत्न मिनी रत्न क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट की टाइमलाइन की पहले वाजपेयी सरकार क्या करती थी, मोदी सरकार क्या करती, प्रीलिम तो नहीं बट मेंस पेपर 3 के अंदर सिलेबस का इश्यू है, सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। फिर ये स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन, ये क्या देखेंगे। एंड लास्टली लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अंदर वॉल्यूम 1 चैप्टर 9 में उसने बोला प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो वेल्थ क्रिएशन में मदद मिलेगी, ये क्या मसला है। सो वन बाय वन वी विल सी दैट, स्टार्टिंग विद दिस टाइप ऑफ कमर्शियल अंडरटेकिंग्स, जिसमें 3 प्रकार होते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। ये फर्क क्या है। सबसे पहले होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग यानी विभागीय उपक्रम, यानी कोई मंत्रालय, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, विभाग खुद से ही कमर्शियल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना शुरू करे, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, रेलवेज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मतलब हथियार बनाने वाली कंपनियां सरकारी। सो दे आर ऑल कंसिडर टू बी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। इसमें अच्छी चीज ये कि इसको तुरंत क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई कानून में रजिस्ट्रेशन कराना है, नया आरबीआई एक्ट बनाना है, कंपनी एक्ट में रजिस्टर करना, नहीं, गवर्नमेंट की खुद की मर्जी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। सो दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दूसरा प्रकार हो सकता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या वैधानिक निगम, यानी अलग से यू हैव टू क्रिएट अ सेपरेट लॉ बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे आरबीआई एक्ट, एसबीआई एक्ट, एलआईसी एक्ट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ईपीएफओ, सिडबी, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, एक्जिम, ये सब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। तो इनको क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज यू हैव टू सेट अप एन एक्ट थ्रू पार्लियामेंट और विधानसभा। थर्ड पार्टीज गवर्नमेंट कंपनीज या सरकारी कंपनियां, जिनको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर किया जाता है और गवर्नमेंट यहाँ पर 51% या ज्यादा शेयर होल्डिंग रखती है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, गैस स्टील अथॉरिटी, एनटीपीसी थर्मल पावर, ऑयल कॉर्पोरेशन, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स, जो कि हैंडआउट में भी है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक भी गिन सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन न हो। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई को क्या बोलोगे, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है क्योंकि अलग कानून है। लेकिन आप पंजाब नेशनल बैंक को क्या बोलोगे, वो सरकारी कंपनी है बट उसका अलग से कानून नहीं है, वो तो सीधा ही रजिस्टर करके बना है। सो इट इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक विच इज सब टॉपिक ऑफ अ कंपनी। सिमिलरली एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी है तो उसको बोल सकते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, लेकिन याद करो हमने एक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी भी देखी थी, तो वो तो यहाँ पर रजिस्टर नहीं है, मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन नहीं है, सो इट विल बी अ गवर्नमेंट कंपनी। व्हाट इज देयर इंटरनल डिफरेंस। ममता के मंत्री की शर्मनाक हरकत, फिर इसको जूम करके इंडिया टीवी वालों ने बताया, तो ये सरकारी एम्प्लॉई वो मिनिस्टर के पैर के जूते की वो शूलेस बांध रहा है। सिमिलर कुड बी द प्रॉब्लम विद द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, मतलब ये रेलवेज, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये सब विभागीय उपक्रम है, वहां पर मिनिस्टेरियल इंटरफियरेंस इज वेरी हाई, क्योंकि किसका कहाँ पर प्रमोशन करना है, किसका ट्रांसफर करना है, वो सब मिनिस्टर के हाथ में रहता है। तो वहां पर ऐसी सब गुलामबादिता, एक्सप्लॉइटेशन, ये सब इंटरफियरेंस हो सकते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन उसमें वो थोड़ा कम होता है, रिलेटिवली लेस कंपेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। गवर्नमेंट कंपनियां उसमें ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है और उसमें मिनिस्टेरियल इंटरफियरेंस कम होता है, क्योंकि वहाँ किसके प्रमोशन करना है, किसको ट्रांसफर करना है, वो कंपनी के मैनेजर और एमडी तय करते हैं। एमडी के ऊपर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, वहां पर भी मिनिस्टर तो इनडायरेक्टली अपने जो मनपसंद लोग हैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलेगा ये करो वो करो। सो इंटरफियरेंस डूइंग बाय मिनिस्टर इज लेस फ्रीक्वेंट एंड लेस कंपेयर टू अदर थिंग्स। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का सीधा ऑडिट करता है, मतलब आपको कितनी इनकम हुई, कितना एक्सपेंस हुआ, मुझे सब दे दो। लक्ष्मीकांत के चैप्टर 49 में वो सब दिया है, सीएजी क्या है देख लेना। व्हाट अबाउट गवर्नमेंट कंपनीज, ओएनजीसी और ये सब का ऑडिटिंग कौन करता है। आप समझिए सीएजी तो अकेला आदमी है, वो कितनी जाके ऑडिट, यूनियन गवर्नमेंट को भी देखो, स्टेट गवर्नमेंट को भी देखो, सो ही कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग। इसलिए अंडर द कंपनीज एक्ट ये जो ओएनजीसी वगैरह कंपनियां हैं, उन्होंने वैसे तो ऑडिटेड रिपोर्ट दिखाने होते हैं, बट उनके जो ऑडिटर्स होते हैं वो प्राइवेट कोई सीए ऑडिटिंग फर्म या इंडिविजुअल को रख लेते हैं। सीएजी वो पर्टिकुलर प्राइवेट ऑडिटर को एम्पेनल या शॉर्टलिस्ट करता है कि ये लोग है, इसमें से किसी एक से ऑडिट करवा लेना। सो सीएजी विल नॉट डू डायरेक्ट ऑडिट, ही विल डू इनडायरेक्टली, ही विल गेट द रिपोर्ट। इन बिटवीन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, वहां सीन क्या है। आरबीआई एक्ट और एलआईसी एक्ट में ऐसा लिखा है कि सीएजी उसको ऑडिट नहीं करेगा, सेपरेटली गवर्नमेंट की ये पैनल तय करेगी कौन सी प्राइवेट सीए फर्म उसको ऑडिट करने वाली है। सो देयर मैकेनिज्म कुड बी डिफरेंट। सो ये जरूरी नहीं कि हर एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को सीएजी ऑडिट करे, बट किसको करता है या नहीं करता है वो पूरी पीएचडी करने का कोई कॉस्ट बेनिफिट ज्यादा है नहीं।
नेक्स्ट टॉपिक इज सर्विस एंड कंडक्ट रूल्स, सेवा और शिस्त के नियम। ये शाह फैजल एक जमाने में जब आईएएस था तो वो ट्विटर पे बहुत ट्वीट करता था। एक बार उसने ऐसा ट्वीट किया कि इंडिया इज अ रेपिस्तान, तो जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट ने उसके सामने डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू कर दी। वाई वी शुड नॉट, मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब आपकी सैलरी कट करेंगे, आपको प्रमोशन नहीं डिमोशन दे देंगे, ऐसा कुछ हम क्यों ना करें, उसका एक्सप्लेनेशन दो। फिर एक आईएएस ऑफिसर थी, उसने ये लिखा स्वच्छ भारत मिशन और ये टॉयलेट ये सब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इट इज कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम, तो उसको भी नोटिस दिया गया। मुंबई में एक आईएएस ऑफिसर ने ऐसा ट्वीट किया कि गोडसे ने गांधी जी को मार के बहुत अच्छा काम किया था, मतलब वो कुछ ऐसा जोक मार रही थी, बट ऑफकोर्स ये सब उदाहरण क्या है, दीज आर ऑल कंडक्ट्स अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर। मैं कुछ भी ऋतिक रोशन और शाहरुख खान की बात करूँ वो चलता है, बट एज एन ऑफिसर वन शुड बी वेरी कंट्रोल एंड डिसेंट इन हिज एक्सप्रेशन एंड थॉट एंड बिहेवियर, चाहे वो ऑफिस आवर में है या घर बैठ के वो ट्वीट भी करे रविवार को, तो भी उसने संयम में होना चाहिए। सो दिस टाइप ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट रूल वो ऑल इंडिया सिविल सर्विस रूल उन सब में होता है जो आपने मेंस पेपर 4 में तैयार करने होते हैं। सो द पॉइंट इज, ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसके जितने एम्प्लॉय होंगे उनको माना जाता है कि दे आर कंसिडर टू बी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी गवर्नमेंट के जो ऑल इंडिया सर्विस रूल डिसिप्लिन रूल्स वो उनको लागू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन नॉट ओपनली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑन टीवी रेडियो सोशल मीडिया, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन, मतलब वो इलेक्शन में वोट दे सकते हैं बट बाहर जाके ये नहीं बोल सकते मैंने बीजेपी को दिया और आप लोग भी बीजेपी को दो, एंड सो मेनी अदर रूल्स आर ऑन देम। वेयर एज इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज, उनके एम्प्लॉय को गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाता, यानी कि ऐसा नहीं कि उनको इनडिसिप्लिन करने की छूट है, बट उनके सर्विस डिसिप्लिन के नियम, उनके एलआईसी का मैनुअल अलग होगा, ऑफिसर्स का ओएनजीसी ऑफिसर्स का मैनुअल अलग होगा, सो लाइक दैट दे विल बी डिफरेंट। और उसके और भी और आयाम बनते हैं कि बिकॉज ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय माने जाते हैं, तो जब इलेक्शन ड्यूटी होगी तो इन्होंने जाना पड़ेगा वगैरह, सो गवर्नमेंट कैन एनरोल देम फॉर अदर एक्टिविटीज, वेयर सेम नॉट पॉसिबल फॉर एलआईसी और ओएनजीसी। एक टर्म होता है सीपीएससी, दैट इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ये शब्द में आप सिंपली मन में विजुलाइज करो, ओएनजीसी वो क्या है, एक लिमिटेड कंपनी है, इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी जहां पर यूनियन इज मेजोरिटी शेयर होल्डर, तो केंद्रीय सरकारी कंपनियों के लिए ये शब्द यूज होता है। तो जब आप बोलते हैं सीपीएससी तो उसका मतलब वहां पर आरबीआई नहीं है, एलआईसी नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उन सब की बात इधर नहीं हो रही, ये सब सरकारी कंपनियों की बात कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक हो सकते हैं भाई, वो अलग से, पीएसबी एज अ वर्ड इज डिफरेंट, वो सीपीएससी में सीधा वो नहीं गिनते, उसको अलग से बोला जाता है। व्हेन यू से पीएसयू, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट कंपनी, लोकल बॉडीज की कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, हो सकता है मुंबई महानगर पालिका ने कोई अपनी भी कंपनी बनाई हो, तो इन सबको कलेक्टिवली बोला जाता है, तीनों स्तरों की सभी सरकारी कंपनियां, तो आप कहते हैं पीएसयू, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज रत्न। रत्न मतलब कोई कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कर रही है, सरकारी कंपनी, तो गवर्नमेंट उसको और मोटिवेट करने के लिए रत्न स्टेटस देती है, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, ये क्या है ये समझ लेते हैं 3-4 स्लाइड में, एंड देन विल टेक अ स्मॉल ब्रेक। मित्रों, ये गवर्नमेंट कंपनियां जो बनाई है तो क्यों बनाई होगी, कुछ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सिक्योर हो जाए, अगर ओएनजीसी जैसी ऑयल नेचुरल गैस देखने वाली कंपनी है, कुछ अफोर्डेबल सर्विसेज मिल सके, अगर बीएसएनएल जैसी कोई टेलीकॉम की सेवा देने वाली चीज है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि एयरटेल भी है, मोबाइल क्वालिटी हो सकता है उसमें अच्छी मिले, बट वो अरुणाचल प्रदेश में तो जाके टावर सेटअप नहीं करेगी, उसको लगे उधर के सब्सक्राइबर मिलने वाला, बट बीएसएनएल वाले तो जाके वहां पर भी टावर सेटअप करेंगे। सो देयरफॉर वी रिक्वायर सच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अदरवाइज ये होगा कि इकोनॉमिक पावर कुछ गिने चुने कॉर्पोरेट और मल्टीनेशनल कंपनियां अपने हाथ में कर लेगी, सिर्फ जियो और उनका ही दबदबा चले, तो नहीं, बीएसएनएल भी होना चाहिए ताकि प्राइस कंपटीशन बना रहे। सो एज सच इट इज अ डिजायरेबल थिंग, बट चैलेंजेस बहुत सारे हैं, और वही है जो हमने पीएसबी के 50 ईयर्स में पढ़ा था। क्या उनकी पब्लिक सेक्टर के बैंकों की जो तकलीफ थी वही यहाँ पर, कि कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, लैक ऑफ इनोवेशन एंड कंज्यूमर रिस्पॉन्सिवनेस, एम्प्लॉय यूनियन है, काम अच्छा करते नहीं, लॉस मेकिंग एंटरप्राइज है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनको रत्न स्टेटस दे सकते हैं। रत्न स्टेटस बेसिकली मीन्स अगर आपकी सरकारी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करती है तो उसको ज्यादा ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप सीधा ही आईआईटी आईआईएम से किसी को हायर कर सकते हो, उसको 15-20 लाख का पैकेज भी दे सकते हो, आपने गवर्नमेंट से जाके कोई अलग से फाइल में परमिशन नहीं लेनी होगी। सो गिव हायर एनीवन एज यू प्लीज, गिव देम सैलरी एज मच एज यू प्लीज, इवन इफ यू वांट टू डू सम मर्जर एक्विजिशन ऑफ अदर कंपनीज, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपको रत्न स्टेटस मिला तो सरकारी कंपनी को ये सब फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। उसके अंदर सबसे बेबी स्टेज में होता है, उसको बोला जाता है मिनी रत्न। मिनी रत्न ऐसी सरकारी कंपनी है जिसने लास्ट 3 ईयर में कंटिन्यूअसली प्रॉफिट किया है, उसमें भी कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 डिपेंड की कितना प्रॉफिट जनरेट किया, उस हिसाब से और क्लासिफिकेशन होते हैं। एग्जाम्पल में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मजगांव डॉक, मिश्र धातु, ओएनजीसी का विदेश, ओएनजीसी विदेश एक अलग कंपनी है जो रशिया और दूसरी जगह पर ऑयल एक्सप्लोरेशन करती है। सो मेनी सच कंपनीज आर देयर इन द मिनी रत्न। हमने लिस्ट याद नहीं करना, बट यस देयर इज अ थिंग कॉल्ड मिनी रत्न। नेक्स्ट
होता है नवरत्न कंपनी। नवरत्न कंपनी मतलब वो ऐसी मिनी रत्न कंपनी है जो एडिशनली कुछ एक्स कंडीशन और फिल करता है कि उसका प्रॉफिट इतने हजार करोड़ से ज्यादा है, इसे ये और कंडीशन टेक्निकली, तो फिर उसको ऐसी मिनी रत्न कंपनी को वो एक स्टेप और प्रमोशन देके नया मेडल दे देंगे नवरत्न कंपनी। जैसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय इस्पात, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन वगैरह। उससे भी ज्यादा प्रॉफिट करने वाली होगी तो वो ऐसी नवरत्न कंपनियों को प्रमोशन देके बोल देंगे नया मेडल महारत्न कंपनी। महारत्न कंपनी बनने की शर्त यह है ऑलरेडी वो नवरत्न कंपनी होनी चाहिए, प्लस एडिशनल कुछ जेड कंडीशन, फॉर एग्जांपल कम से कम लास्ट 3 साल में हर साल 5,000 करोड़ का प्रॉफिट किया हो, फिर आपकी स्टॉक एक्सचेंज पर आपके शेयर्स लिस्ट किए गए हों, आपकी ग्लोबल प्रेजेंस हो, भारत के बाहर भी आपके कुछ ऑपरेशन हो, तो स्वाभाविक है ऐसी तो बहुत कम कंपनियां होंगी। टोटल देयर आर ओनली 10 कंपनीज गिवन द महारत्न स्टेटस, और उनको सबसे ज्यादा ऑपरेशनल फ्रीडम दिया गया, वो चाहे तो दूसरी कंपनियों का मर्जर एक्विजिशन भी कर सकते हैं। अभी 10 कंपनियों का लिस्ट आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, क्योंकि सपोज एमसीक्यू कुछ बने तो कैसा बनेगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिनी रत्न कंपनी, तो आपको पता होना चाहिए ये वाली तो इधर ही है, तो उसके अलावा वाली जो होगी वो इधर कहीं और होगी। सो लाइक दैट यू कैन डू सम 50-50 एलिमिनेशन। तो 10 कंपनियां कौन कौन सी है महारत्न? भारत हैवी इलेक्ट्रिक, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया, गैस अथॉरिटी, देन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी वो थर्मल पावर वाले, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो इंडिया वाली ओएनजीसी है उसकी बात करें, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब ऐसा नहीं है कोई रेगुलेटरी बॉडी है, वो उसका नाम ऐसा बना है। सो दीज आर ऑल महारत्न कंपनीज। ऑन पेज 215 ये सब दिया है, तीनों के नाम फुलफिल कर दो एंड ऑल्सो लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 6 minutes एंड देन वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड।
मित्रों इसमें से बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनियां खुद से भी रिक्रूटमेंट करती है, पर्टिकुलरली ओएनजीसी, एनटीपीसी वगैरह। यूजुअली सिस्टम ये होता है कि आपके गेट एग्जाम के स्कोर से वो रिक्रूट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है। सो इफ यू आर एलिजिबल फॉर देम, उनमें भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ओएनजीसी ऑफिसर लेवल जॉब वो भी दे आर वेल पेइंग एंड डिसेंट लाइफस्टाइल दे हैव। एनीवेज, मूविंग ऑन। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था गवर्नमेंट कंपनियों की एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है। एक तो काम कर सकते थे कि रत्न स्टेटस दे दो, जितना ज्यादा प्रॉफिट करोगे ज्यादा ऑपरेशनल स्टेटस मिलेगा, ऑपरेशनल फ्रीडम मिलेगा एंड यू कैन ग्रो मोर। दूसरा काम ये हो सकता है कि मर्जर कर दिया जाए, जैसे हमने देखा था पब्लिक सेक्टर बैंकों में, वो विजया बैंक, देना बैंक, और उनको बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया। फिर कुछ और 10 बैंक थे जिनको 4 बैंकों में मर्ज करना है। वो सब मुद्दे हमने पिलर 1B पार्ट 1 क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक में देखे थे। तो ऐसा करके भी हम कोई पर्टिकुलर कमर्शियल एंटरप्राइज की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में बात करें, 2 सरकारी कंपनियां, एक तो भारत संचार निगम लिमिटेड और दूसरी है महानगर टेलीकॉम लिमिटेड, MTNL। बोथ ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम लॉसेस। ये जियो और एयरटेल के सामने ये टिक नहीं पा रहे हैं। सो इन 2019 टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने बोला कि इन दोनों को मर्ज किया जाएगा, मतलब MTNL खत्म, वो सब उसके जितने भी टावर और एम्प्लॉय वो BSNL में चले जाएंगे। उसमें भी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं दोनों ही कंपनियों के, उनमें से कुछ लोगों को अगर नौकरी में से रिटायर हो जाना है तो उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम भी दी जाएगी। मतलब आप रिटायर हो जाओ और आपको सपोज आपकी सर्विस के 5 साल या 7 साल बचे थे, उसके सामने सपोज हम आपको 15 लाख रुपए दे देते हैं, देन यू रिटायर। ऐसा करके वो अपना स्टाफ कॉस्ट और मैन पावर जो अननेसेसरी बहुत ज्यादा था उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी बॉल बाय बॉल कॉमेडी चलती है, बट बेसिक आइडिया इज सफिशिएंट दैट मर्जर इज हैपनिंग। सो वी आर डन विद द PSU टाइप्स एंड रत्ना टाइप्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिसइन्वेस्टमेंट की टाइमलाइन और उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट के मेथड्स। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट कोई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यानी सरकारी कंपनी जैसे ONGC, उसमें से अपने शेयर्स बेचना शुरू करे। सपोज पहले ONGC का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि 90% शेयर होल्डिंग बाय गवर्नमेंट, उसमें से सरकार बेच बेच के प्राइवेट सेक्टर को देती रहे, बट अप टू द एक्सटेंट की गवर्नमेंट के पास एटलीस्ट 51% रहना ही चाहिए, वो सरकारी मालिकी में रहनी चाहिए। ऐसा किया जाए तो उसको बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश। उसका फायदा क्या है? एक फायदा कि गवर्नमेंट शेयर्स बेच रही है तो उसको फंड में पैसा मिलेगा और उससे जो भी सोशल वेलफेयर और दूसरे योजनाएं चलानी है, स्कीम फाइनेंस में पैसा मिल जाएगा। दूसरा फायदा ये है कि गवर्नमेंट 90% शेयर होल्डर है, तो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में प्रेटी मच ऑल द पीपल वो गवर्नमेंट के पसंदीदा लोग जाएंगे, क्योंकि वो जो भी बोर्ड डायरेक्टर के लिए नीचे शेयर होल्डर्स की वोटिंग होती है, वहां पर गवर्नमेंट बोले ये लोग बैठने चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। बट व्हेन प्राइवेट सेक्टर हैज गेन्ड सम प्रेजेंस इन द शेयर होल्डिंग, तो वो अपने भी 1-2 लोग वहां पर बेच सकते हैं, एंड देन those people will give some better insights कि कैसे प्रोफेशनली कंपनी चलानी है। So it will increase the efficiency of the particular company because of entry of private players in the boardroom. What about LIC? LIC याद करो, वो एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, तो उसके तो कानून में ये लिखा है कि 100% ओनरशिप मस्ट स्टे विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर इसका डिसइन्वेस्टमेंट करना है तो पहले तो इसको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में से बदल के गवर्नमेंट कंपनी में ट्रांसफर करना होगा। सो 2020 बजट में बोला गया कि LIC एक्ट में सुधार करेंगे ताकि वो एक प्रकार से समझिए कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाए और उसका फिर IPO इशू किया जाएगा और इसमें जो लोग खरीदेंगे ना, लाइक दैट विल डू द डिसइन्वेस्टमेंट। तो खैर वो जब होगा तो डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये ऐसा उनका प्लान है। सो ये डिसइन्वेस्टमेंट के फायदे हैं कि प्रोफेशनलिज्म बढ़ता है, गवर्नमेंट को थोड़ा पैसा मिलता है, बट सामने कुछ चैलेंज या नुकसान भी है। सपोज ONGC के अंदर 49% शेयर होल्डिंग मुकेश अंबानी के पास आ जाए, तो मुकेश अंबानी शायद ये तय करे मैं खुद जाके बोर्ड मेंबर बन जाऊंगा। तो मुकेश अंबानी वो तो अपने दिमाग से चलाएगा, वो क्या बोलेगा? ONGC शुड रिड्यूस द स्टाफ टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। नौकरी में से लोगों को निकालो तभी प्रॉफिट होगा। या शायद हो सकता है कि मुकेश अंबानी की खुद की ऑयल रिफाइनरीज हैं, तो वो हो सकता है ONGC बोर्ड में बैठ के कुछ ऐसे निर्णय ले ताकि उसकी रिफाइनरियों को कंटिन्यूअसली क्रूड ऑयल और सब गैस चीज मिलती रहे। सो सम टाइप ऑफ मैनिपुलेशन, सम बैड थिंग्स कैन ऑल्सो हैपन एंड देयर कुड बी सम जॉब लॉस फॉर द वर्कर्स। दूसरा प्रॉब्लम ये होगा, ONGC को सपोज 100 रुपये का प्रॉफिट होता होगा, तो गवर्नमेंट को उसमें से मेजोरिटी ऑफ द प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में जाएगा जब उसके पास ज्यादा शेयर होल्डिंग है। अगर गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कम हुई तो उसको डिविडेंड में भी प्रोपोर्शनेटली कम पैसा मिलेगा। सो दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। लेकिन वो असल में बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि समझो अगर वो बहुत अच्छी कंपनी होती तो गवर्नमेंट अपने शेयर सेल ही क्यों करती, अपने पास ही रखती। क्या तो ये डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं जहां पर सरकारी कंपनी में से गवर्नमेंट ने अपने शेयर धीरे धीरे करके सेल करने। 1991 में उस जमाने में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जिसके बारे में 4th पिलर में देखेंगे हम लोग, 3rd एंड 4th पिलर में। उसके बाद नरसिम्हा राव ने अपनी सब पॉलिसीज को अपडेट किया। उन्होंने कहा कि सभी गवर्नमेंट कंपनियों से हम तो धीरे धीरे अपने शेयर्स बेचना शुरू करेंगे ताकि हमको थोड़ा पैसा मिले और ये कंपनियां प्रोफेशनल तरीके से चले। आफ्टरवर्ड्स 1998 में वाजपेयी सरकार, उन्होंने सब कंपनियों को 2 सेक्टर में विभाजित किया।
एक बोला गया स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, मतलब रेलवे की कंपनियां, डिफेंस की कंपनियां, एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड सरकारी कंपनियां। बोला गया वहां विनिवेश नहीं करेंगे, उसके शेयर्स हमारे पास जितने अपने पास रहेंगे किसी को सेल नहीं करेंगे। बट उसके अलावा जो नॉन स्ट्रेटेजिक टाइप की कंपनियां जैसे ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी वगैरह, उसमें से तो हम धीरे धीरे अपने शेयर्स कम कर देंगे। उसके बाद 2004 में यूपीए 1 सरकार आती है, मतलब कांग्रेस वाली। वहां पर लेफ्ट पार्टियों ने, कम्युनिस्ट पार्टियों ने उनको गठबंधन में थोड़ा शेयर दिया था और कलेक्टिवली ये साझा सरकार बनी थी। सो एज ए रिजल्ट उनकी पॉलिसी ये रही कि अगर कोई प्रॉफिट कर रही है तो ऐसी सरकारी कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर कोई सरकारी कंपनी सिक है, सिक मतलब बीमार, मतलब लॉस में चल रही है, तो उसका भी डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। उसको रिवाइव करने की, मतलब उसमें और टैक्स पेयर का पैसा डाल के उसको और रिकैपिटलाइज करके खड़ा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो लेफ्ट और कम्युनिस्ट टाइप की पॉलिटिकल पार्टी है, वो हमेशा उनको अच्छा नहीं लगता डिसइन्वेस्टमेंट। दे वांट दैट गवर्नमेंट मस्ट स्टे इन द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर के मुकेश अंबानी जैसे बोर्ड में बैठेंगे, वो सब वर्कर को नौकरी से निकाल देंगे, तो हमारी वोट बैंक को असर होगा, क्योंकि इनकी वोट बैंक होती है ऐसे वर्कर, लेबरर्स। खैर, उसके बाद आती है यूपीए 2 सरकार, मतलब सेकंड टाइम जीत के आते हैं 2009 से 14। उस वक्त लेफ्ट पार्टियों ने उनको समर्थन नहीं दिया था। सो नाउ गवर्नमेंट डिड नॉट हैव दिस कंपल्जन कि ये सब करना है, मतलब बचा के रखना है सरकारी कंपनियों को। तो अब तो मतलब मनमोहन सिंह फुल मौज में मस्ती में आ गए कि सभी सरकारी कंपनियों को अप टू 49% डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब सरकार अपने पास 51% रखेगी, बाकी 49% बेच देगी। फिर उन्होंने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी लॉन्च किया, जिससे सुविधा रहे सरकारी कंपनियों के डिसइन्वेस्टमेंट में, जो हम पिलर 1C सेबी शेयर मार्केट में देख चुके हैं। ये डिसइन्वेस्टमेंट करके जो पैसा मिलता है वो रिसीव कहां पर होता है? उसके लिए पब्लिक अकाउंट के अंदर एक फंड बनाया गया, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, यानी एनआईएफ। तो ओएनजीसी के शेयर्स गवर्नमेंट ने सेल किया, कुछ पैसा मिला, जाएगा किधर? एनआईएफ में। और ये एनआईएफ में जो पैसा आता है उसकी मदद से सरकारी बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन वो बासेल नॉर्म के लिए करते हैं। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट, एक्जिम, नाबार्ड, रीजनल रूरल बैंक, इन सबको थोड़ा थोड़ा पैसा फिर दिया जाता है। अब डिपेंडिंग ऑन ईयर, कुछ साल ऐसा था कि ये काम किया गया, कुछ साल ऐसा था वेलफेयर स्कीम में यूज किया गया। वो पूरी कॉमेंट्री पढ़ने का कोई खास उपयोग नहीं, सफिशिएंट टू नो कि ये सब के अंदर वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद मोदी सरकार आती है। मोदी सरकार भी यही यस वी विल डू द डिसइन्वेस्टमेंट। उसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए हैं। एक तरीका तो मनमोहन सिंह वाला कंटिन्यूएशन में है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो हमने पिलर 1C सेबी शेयर मार्केट में देखा। फिर एक तरीका ये है आईपीओ। कोई कंपनी, सरकारी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है? दे कैन इनवाइट द पब्लिक एट लार्ज टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स, ऐसा बोल के फिर वो अपने शेयर्स उसको बेच देते हैं। थर्ड मेथड इज इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मतलब नॉन रिटेल इन्वेस्टर, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियों, उनको डायरेक्टली शेयर्स दे दिए जाते हैं। वहां पर ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर, मेरे आपके जैसे लोगों को पूछते भी नहीं कि तुमको खरीदना है कि नहीं, डायरेक्टली बेच देते हैं। दैट इज कॉल्ड आईपीबी, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। देन देयर इज ऑफर फॉर सेल, यानी ओएफएस। उसमें वो स्टॉक एक्सचेंज पर बोलेंगे कि हम अपने इतने ओएनजीसी के शेयर्स बेचना चाहते हैं। इसमें रिटेल इन्वेस्टर, मेरे आपके जैसे लोग भी एलिजिबल हैं। नॉन रिटेल इन्वेस्टर मतलब म्यूचुअल फंड और एलआईसी और वो सब भी चाहे तो खरीद सकते हैं। सो दैट इज ओएफएस। हाउ इट एक्चुअली वर्क्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट वर्ड एसोसिएशन पता होना। ये किसके साथ जुड़ा है? ऑफर फॉर सेल इज फॉर सेलिंग द एग्रीकल्चर व्हीट राइस ग्रेन प्रोक्योर्ड फ्रॉम फार्मर, नहीं भाई, ये डिसइन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। एंड द लास्ट मेथड इज कॉल्ड शेयर बायबैक। शेयर बायबैक मतलब ओएनजीसी, उसमें सपोज 90% गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग है, तो कंपनी फिर अपने ही प्रॉफिट से सपोज इसमें से गवर्नमेंट के कुछ शेयर खरीद देगी। तो प्रोपोर्शनेटली क्या होगा? उतने शेयर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो प्राइवेट पार्टी की शेयर होल्डिंग प्रोपोर्शनेटली ज्यादा बढ़ जाएगी। सो गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ बाय द शेयर ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड देयरबाय डिक्रीजिंग द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग पोर्शन कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। वो कैसे काम करता है कि नॉट सो ग्रेटली इंपॉर्टेंट, बट ये सब तरीके हैं। ऐसा करने पर भी पता चला कि ज्यादा लोग कोई शेयर खरीदने आते नहीं। तो इन 2019 बजट सीतारमन अनाउंस की हम लोग सरकारी कंपनियों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट को भी इंक्रीज करेंगे, सो दैट अगर लोकल इंडियन बायर खरीद नहीं रहे तो हम फॉरेनर्स को भी वो सब शेयर्स बेचने की कोशिश करेंगे। एंड एडिशनली ये बहुत सारी सरकारी कंपनियों के पास बहुत ज्यादा अनयूज्ड लैंड एसेट्स हैं। मतलब सपोज बीएसएनएल, उसके पास इतनी सारी जमीनें अलग अलग जगह पर हैं, जहां पर ऑफिस बनाना था नहीं बनाया, कुछ टावर खड़ा करना था किया, बंद किया। सो दे आर नॉट ऑप्टिमली यूटिलाइजिंग द थिंग्स। तो सरकार ने सोचा है उन सब जमीनों को या तो सेल कर देंगे या रेंटिंग पे किसी प्राइवेट पार्टी को किराए पर दे देंगे। और ये भी एक प्रकार से, मतलब ये डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर कॉलम में ही ये लोग गिन के लिखते हैं। ये सब में से 2011 प्रीलिम में एक प्रश्न पूछा गया। आई गिव यू 1 मिनट 20 सेकंड्स।
रुचि, हर्षुल, सौरभ, अंश, रजत, अंशु, शुभम, सुभाष, सचिन, समृद्धि, अपराजिता, विद्या, कुशाग्र, अंकिता, स्वाति, ध्रुव, अविरल, केपी, गौतम, उमेश, मयंक, एंड ऑल्सो राणा, प्रीतम, सौभाग्य, सीकेबी, रुचि, अविरल, प्रीति, गौतम, जीशान, दीपक कुमार, अपराजिता। अब तक हमने 3 MCQ देखे और इनके तीनों 3 सही हुए। बाकी लोगों के भी सही हुए, बट ये सिस्टम में मुझे 10 लोगों के नाम ही दिखाते हैं। सो द क्वेश्चन इज, व्हाई इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टिंग इट्स इक्विटी? इक्विटी मतलब शेयर फ्रॉम द गवर्नमेंट कंपनीज। Observe the first statement. Government intends to use the revenue earned from the disinvestment mainly to pay back the external debt. भाई आंकड़ों में ही आप सोचना शुरू करें, करीब एक्सटर्नल डेट में कितना पैसा बोरो कर रहे हैं, अराउंड 57,000 करोड़, और डिसइन्वेस्टमेंट से कितना पैसा लेके आना है हमने, 2.10 लाख करोड़। तो मतलब ये तो इतना इम्बैलेंस है कि वो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दिखता ही नहीं है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि विदेशी ऋण जो पहले लिया था उस कर्ज को चुकाने के लिए सरकार अपने शेयर्स बेच रही है, नॉट रेलेवेंट। सेकंड, गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड्स टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द CPSE। मित्रों, डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज ONGC में गवर्नमेंट की 80% शेयर होल्डिंग हो तो कम करेंगे 70%, 60%, ऑल द वे अप टू 51% या हायर तो रखेंगे ताकि गवर्नमेंट खुद मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। सो even second objective is not correctly explaining this thing, so the answer is B, neither one nor two is correct. So we are done with the disinvestment की timeline, और उसके बाद methods। जो timeline है that is for mains paper 3 and even after independence जो mains paper 1 का topic है, और जो methods थी that is for prelim वो MCQ में offer for sale is related to what, so you know disinvestment। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जो कि बेसिकली है प्राइवेटाइजेशन। समझते हैं, सपोज ONGC में पहले गवर्नमेंट की 90% शेयर होल्डिंग हो और प्राइवेट सेक्टर की 10%, फिर आगे चल के गवर्नमेंट कम करता जाए तो अपनी 51% तक ले आए और प्राइवेट सेक्टर 49%। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है धीरे धीरे उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन मान लीजिए सरकार ऐसा करे कि हम और शेयर सेल करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर 51% या प्राइवेट सेक्टर 90% हो जाए और गवर्नमेंट माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन जाए, तो असल में उसको क्या बोलेंगे, सरकारी कंपनी का निजीकरण हो गया। द गवर्नमेंट कंपनी हैज बीन प्राइवेटाइज्ड या प्राइवेटाइजेशन हैज हैपेंड। तो प्राइवेटाइजेशन ही है, प्राइवेट सेक्टर में चली गई, ओनरशिप में चली गई। लेकिन नीति आयोग इसको बोलता है, ये जो प्रक्रिया हुई उसको बोलता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, रणनीतिक विनिवेश। अब ऐसा क्यों बोलते होंगे, सीधा अगर बोल दे प्राइवेटाइजेशन हो गया और प्राइवेटाइजेशन में सपोज मुकेश अंबानी ने ही ये ONGC खरीद ली, तो जैसे ही वर्ड दिखा प्राइवेटाइजेशन तो ऑपोजिशन पार्टी, मीडिया, वो सब उसका मतलब जैसे कोई नेगेटिव या खराब चीज हो गई ऐसा वो उसको हाईलाइट करेंगे, देखो मोदी ने बेच दिया, देश को बेच दिया, इसको बेच दिया वगैरह। सो देयरफॉर दे प्रीफर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसका हिंदी होता है विनिवेश, तो फिर ज्यादातर अपनी पब्लिक गरीब और अनपढ़ है तो उसको समझ में नहीं आएगा तो विनिवेश हो क्या, हाँ बराबर। खैर, तो ये जो काम होता है वो कौन देखता है, जो कंपनियों का ऐसे बेच देना है, प्राइवेटाइजेशन करना है, उसकी लिस्ट नीति आयोग बनाता है। नीति आयोग वो लिस्ट बनाकर कैबिनेट को देता है, वहां पर कैबिनेट कमिटी विल डिसाइड इट, एंड फाइनली फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी DIPAM, वो उसकी फाइल प्रक्रिया शुरू करता है कि ऑफर फॉर सेल करना है या इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करना है वगैरह। सो द सिस्टम इज लाइक दिस। नीति आयोग विल आइडेंटिफाई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे उन्होंने बोला एयर इंडिया, अपनी उसमें मतलब दम ही नहीं है उसको बेच दो, पवन हंस हेलीकॉप्टर कंपनी, उन सबका मतलब स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करो। उसके बाद DIPAM, ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, वो उसकी फाइल प्रक्रिया शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया के अंदर भारत सरकार के अराउंड 74% शेयर होल्डिंग है, सेल करने की कोशिश कर रहे पर कोई खरीदने के लिए आ नहीं रहा। IDBI जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक थी, उसके भी शेयर सेल करने की कोशिश करी पर कोई आया नहीं, तो अल्टीमेटली फिर आप जानते हैं कि LIC के सर पे वो पूरा डंप कर दिया गया। इसके अलावा ऑलमोस्ट 25 से ज्यादा और कंपनियों का भी लिस्ट बना के अप्रूव हो गया है, हिंदुस्तान प्रीफैब एंड पवन हंस एंड स्कूटर इंडिया एंड एयर इंडिया एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम वगैरह। पूरी लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं, बट सफिशिएंट टू से कि बहुत सारे ऐसे कंपनियों को सरकार प्राइवेटाइज करना चाहती है। आगे चल के 2019 नवंबर में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी BPCL, शिपिंग कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन, तहरी हाइड्रो, नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक, इन सबको भी बेचने की बात हुई। ऑफकोर्स क्रिटिक्स पर्टिकुलरली द हिंदू न्यूज़पेपर को ये अच्छा नहीं लगेगा। उनका ये कहना है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ये तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और इसको भी आप सेल कर रहे हैं तो मतलब ये तो मुकेश अंबानी या ये कोई ले जाएगा और उसमें से वो तो और प्रॉफिट करेगा। तो बेटर कि आप अपने पास ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी रखो ना, तो हर साल अंडा देगी, ऐसा नहीं तो पेट चीर के पूरा अभी निकाल देना है। दैट इज नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट, बट एनीवेज दैट हैज बीन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट।
कि ये तो ऐसे जिनको बेचा जाएगा, मतलब सम प्राइवेट सेक्टर कंपनी विल परचेज देम। लेकिन कुछ गवर्नमेंट कंपनियां इतनी ज्यादा लॉस मेकिंग थी कि उसको शट डाउन ही कर देना पड़ा, तुषार कपूर के कैरियर की तरह। जैसे HMT वॉचेस, हिंदुस्तान फोटो फिल्म, ये सब ऐसे ही उसको खरीदे जाए, कोई खरीदेगा नहीं, गवर्नमेंट को भी पता है इतनी फालतू कंपनी। सो उनका तो प्राइवेटाइजेशन या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी नहीं, सिंपली बोल दिया इसको शट डाउन करते। तो HMT वॉचेस, हिंदुस्तान फोटो फिल्म वगैरह बहुत सारी हो गई। तो डिसइन्वेस्टमेंट आप जब बोलते हैं तो डिसइन्वेस्टमेंट जो ट्रेडिशनल वाली चीज, मतलब 51% शेयर होल्डिंग रखो, या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जहां पर गवर्नमेंट माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग में आ जाए, कलेक्टिवली ये सब करके जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट टारगेट बनाती है कि हमको इतना डिसइन्वेस्टमेंट में मिलना चाहिए। 2019 बजट में एक्सपेक्टेड था कि 1,05,000 करोड़ रुपए हमको मिलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट से, बट जब वो असल में उन्होंने कोशिश करी और फिर रियलिटी में आंकड़े आए तो पता चला हार्डली 65,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट लाइक हाफ के आसपास ही टारगेट अचीव हुआ। ऐसा क्यों हुआ? टारगेट नॉट अचीव बिकॉज देयर इज अ स्लो डाउन इन इकोनॉमी। इसलिए इन्वेस्टर कोई सरकारी कंपनी के शेयर बहुत ज्यादा ऊंची कीमत पर खरीदने को तैयार नहीं, तो कुछ जगह पर तो डील नहीं हो पाई और कुछ जगह हुई तो सही प्राइस नहीं मिला। सो एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट कुड नॉट अचीव द टारगेट। अब 2020 का जो बजट है, मतलब अगले एक साल के लिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2021 तक में गवर्नमेंट का प्लान है कि 2,10,000 करोड़ रुपए हम लोग ये सब शेयर्स बेच के कमाएंगे। बट अगेन यू में ये तो मतलब आप भी समझ सकते हैं कि आफ्टर दिस कोरोना वायरस शेयर मार्केट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, कंपनियों का प्रॉफिट भी ठीक नहीं हो रहा है, तो इन्वेस्टर कोई बड़ी बड़ी रकम देकर ये सब शेयर्स खरीद लेंगे, इट सीम्स डिफिकल्ट। क्या ऑन पेज 217 दिस थिंग्स आर गिवन, ये लिख दो 2020 में हमारा टारगेट कितना है वो लिखो, और बाजू में लिखा है अप एरो, मतलब कंपेयर टू लास्ट ईयर वो हमारा इंक्रीज ज्यादा हमने किया है। 2017 और 18 में तो टारगेट अचीव हो गए थे, जितना मतलब सोचा था कि इतने लाख करोड़ मिलेंगे मिल गए थे। 2019 में नहीं मिल पाए क्योंकि हमने कारण देखा। एंड इनफैक्ट 2020 में वैसे तो मैंने लिखा वेट एंड वॉच, बट मुझे लगता है उधर भी आगे चल के तो फिर ये ऐसा ही क्रॉस मारना पड़ेगा। खैर, प्रीलिम में आपको वैसे नेगेटिव नहीं पूछेंगे कि नॉट अचीव टारगेट, तो यूजुअली वो नहीं पूछेंगे, सरकार का बुरा दिखता है। लेकिन मेंस में अगर आपने कुछ जगह लिखना हो, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द चैलेंजेस टू द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आप देख सकते हैं दिस इज अ चैलेंज। सरकार सोचती है उतना डिसइन्वेस्टमेंट में पैसा ला नहीं पाती, सामने पब्लिक की एस्पिरेशन बढ़ रही है, तो हमने हेल्थ एजुकेशन उसके लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। सो देन दिस देयरफॉर इट इज अ चैलेंज, ऐसा करके आप मेंस में इधर उधर वो सब लिख सकते हैं। सो वी लुक्ड अबाउट दिस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट यानी कि प्राइवेटाइजेशन। एक बार मुझे एक स्टूडेंट ने ये भी पूछा कि ऐसा नहीं हो सकता 50% यूनियन गवर्नमेंट अपने पास रखे और 50% शेयर होल्डिंग प्राइवेट सेक्टर के पास। वेल यूजुअली फॉर द पब्लिक सेक्टर कंपनी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझिए ONGC में अगर ऐसा सीन हो जाए कि मुकेश अंबानी के पास 50% शेयर होल्डिंग और गवर्नमेंट के पास 50, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी दोनों के आधे आधे लोग होंगे, तो कुछ भी वोटिंग करेंगे टाई हो जाएगी कि हमने ये सीरिया के साथ टाइप करना है कि नहीं, हमने इधर ऑयल फील्ड एक्सप्लोर करना है कि नहीं। सो इट बिकम्स इम्प्रैक्टिकेबल। इसलिए सामने मुकेश अंबानी भी समझ के आएगा नहीं, वो ये बोलेगा या तो तुम मुझे 51 दे दो या 49 करो, ताकि मुझे पता चले कि मेरा पावर कितना होगा। सो यूजुअली दे विल नॉट डू 50-50। 50-50 सिर्फ सिलेक्टेड केस में होता है, जहां पर कि ये तय किया जिसको बोला जाए जॉइंट वेंचर, वो सिलेक्टेड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कुछ हॉस्पिटल वगैरह बनाना हो तब होता है, जो हम मेंस पेपर 3 के लिए वो मुद्दा बनता है। एंड देन विल सी इन द 5th पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आज के लिए हमारा लास्ट टॉपिक है ये डिसइन्वेस्टमेंट में लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1 चैप्टर 9 में कुछ लिखा है, प्राइवेटाइजेशन एंड वेल्थ क्रिएशन। दूसरे शब्दों में कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट और उसकी मदद से वेल्थ क्रिएशन, ऐसा ही चैप्टर 9 उसने लिखा है। सो व्हाट इज दिस मैटर? वैसे तो उसने आई थिंक सम 27 to 30 पेजेस फिलअप किए हैं, बट वो पूरी चीज 2 स्लाइड में हम लोग समझ सकते हैं या 3 स्लाइड में। सबसे पहले के सुब्रमण्यन ने ऑब्जर्व किया कि 1980s में यूके की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने ब्रिटिश टेलीकॉम, मतलब उनकी जो BSNL जैसी कंपनी होगी, ब्रिटिश एयरवेज मतलब उनकी एयर इंडिया जैसी कंपनी, उन सबका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। एंड एज ए रिजल्ट वो सब कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ गई। फिर सुब्रमण्यन ने PM वाजपेयी के टाइम में, मतलब 1998 से 2004 के बीच कुछ सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हुआ था, जैसे मारुति सुजुकी, हिंदुस्तान जिंक, बाल्को। उन सबका 11 ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनियां जो अब प्राइवेट सेक्टर कंपनी बन चुकी है, उसको एनालिसिस करके पाया कि वहां पर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ है,
ये मारुति मतलब ऑल्दो नाउ यू कैन सी वो तो कितनी अच्छी गाड़ियां बनाती है, और ऑफकोर्स अभी सेल डाउन है बट प्रोडक्ट के हिसाब से तो सही बनाती। एफिशिएंट मैनेजमेंट है। देन प्रॉफिट एंड सेल वो भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो बिक्री और मुनाफे में अप्रतिम बढ़ोतरी हुई है जब से ये सरकारी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया। यानी कि प्राइवेटाइजेशन करने से, निजीकरण करने से बहुत ही लाभ है। इससे वेल्थ क्रिएशन कैसे, क्योंकि चैप्टर का टाइटल क्या है, प्राइवेटाइजेशन एंड वेल्थ क्रिएशन, वो इस अनुसंधान में बोल रहा है कि अगर मारुति जो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर कंपनी बन गई तो वो जितनी गाड़ियां बनाती है, जितने वर्कर्स को नौकरी पे रखती है, वो सब भी कुछ ना कुछ पैसा कमा रहे हैं। अल्टीमेटली दैट इज आल्सो जनरेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि वर्कर वो पैसा बैंक में इन्वेस्ट करेगा, बैंक वाले किसी को लोन में देंगे, एंड लाइक दैट बहुत सारी वेल्थ हम लोग जनरेट कर सकते हैं। सो यस, सरकारी कंपनियों का निजीकरण करना चाहिए। अब यही बात की 11 सरकारी कंपनियों का प्रॉफिट पहले से बढ़ गया है आफ्टर देवर प्राइवेटाइज, वो समझाने के लिए उसने 1 2 3 4 5 और टाइम्स 2 10 पन्ने तो ऐसे ग्राफ बनाने में ही उसने बिगाड़ दिए। मतलब हिंदुस्तानियों कागज बिगाड़ना मुझसे सीखो, ऐसा वो सिखा रहे हैं। खैर, देन इन द लास्ट 2 पेजेस उसने ग्राफ दिया, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, उसके अंदर 5 प्रॉफिट मेकिंग सरकारी कंपनियां और 3 लॉस मेकिंग सरकारी कंपनियां, लाइक दैट कुल मिला के 38 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, उसमें कुल 264 गवर्नमेंट कंपनियां, जिसमें से कुछ लॉस मेकिंग है, कुछ प्रॉफिट मेकिंग है। सो द पॉइंट इज, वो इनडायरेक्टली हिंट करना चाहता है कि ये जो लॉस मेकिंग है उसके अंदर से ज्यादातर को या हम या तो बंद कर दे या प्राइवेटाइज कर दे तो वो ठीक रहेगा। बट देयर इज अ चैलेंज। सपोज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, तो उसका मिनिस्टर होगा और वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस कौन होगा, सेक्रेटरी टूरिज्म, जो कि एक IAS ऑफिसर होता है। तो अब ये 2 जने मिलकर तय करें कि हम ये 3 कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। इफ इंडिविजुअल मिनिस्टर और IAS ट्राई टू प्राइवेटाइजेशन, तो उनके पास वो एक्सपीरियंस और नेटवर्क नहीं होगा कि सीधा मुकेश अंबानी को अप्रोच करे या किसी बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर को मिले कि हमारे कैसे हम इसको शेयर्स को सेल कर सकते हैं। एंड दे मे नॉट इवन गेट द बेस्ट प्राइजेस फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, क्योंकि उनका ये डे टू डे काम नहीं है। इसलिए हमने सिंगापुर का मॉडल अपनाना चाहिए। सिंगापुर के अंदर भी उनकी सरकार के पास बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं, बट उनको लगा कि ये जो सिंगापुरी IAS और सिंगापुरी मिनिस्टर होंगे, अगर वो खुद से सिंगापुरी जो भी BSNL होगी, सिंगापुरी एयर इंडिया या सिंगापुरी IDBI, उसको सेल करने का कोई इन्वेस्टर हमको अच्छा प्राइस देगा नहीं, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस और नेटवर्क नहीं है। तो सिंगापुर गवर्नमेंट ने एक तमासेक होल्डिंग कंपनी THC बनाई और सिंगापुर के पास, गवर्नमेंट के पास जितने भी शेयर थे ये सरकारी कंपनियों के, वहां पर ट्रांसफर कर दी। तो फिर ये THC ही मेजोरिटी शेयर होल्डर हो गई ये तीनों कंपनियों में। और फिर THC के अंदर उन्होंने ऐसे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और सब फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को रखा कि आप जाके अब इसका प्राइवेटाइजेशन कर दो। तो फिर वो जाके BSNL, तो सपोज वो क्या करेगा, मुकेश अंबानी जैसे जो कोई टेलीकॉम कंपनी के लोग होंगे उसको अप्रोच करेगा, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, तीन को बोलेगा कौन बेस्ट प्राइस देता है, मैं तुमको BSNL देता हूँ। सो लाइक दैट ही विल एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम प्राइस। सिमिलरली उसके पास सिंगापुर की एयर इंडिया होगी तो वो टाटा के पास जाएगा, क्योंकि टाटा की विस्तारा एयरलाइन, उसके पास प्लेन कम है, तो उसको बोलेगा ये इतने प्लेन में देता हूँ, एंड देन ही विल गेट द बेस्ट प्राइस। IDBI तो वो सामने यस बैंक में जा सकता है कि भाई तुम भी लॉस मेकिंग और ये भी लॉस मेकिंग है, तो आपस में अच्छी बनेगी आपकी, सो प्लीज बाय इट, सो देन उधर काम हो जाएगा। सो पॉइंट इज, ऐसी एक होल्डिंग कंपनी बनाओ, वहां पर बेस्ट लोगों को आप नौकरी पे रखो और फिर उनको कहो वो जाके प्राइवेटाइजेशन करे तो मैक्सिमम प्राइस मिले। सो वी शुड अडॉप्ट द सिंगापुर मॉडल ऑफ प्राइवेटाइजेशन। बस वो 3 स्लाइड जितना ही उसने 27 पेजेस में बोला है। तो लिखो क्या है, यूके की प्राइम मिनिस्टर कौन थी जिसने ये काम किया था? ऐसा नहीं कि शी वाज द फर्स्ट, बट उसने जो किया वो मतलब हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट माना जाता है। शी वाज नॉट द फर्स्ट टू डू प्राइवेटाइजेशन, बट शी वाज अ नोटेबल नेम, मार्गरेट थैचर। मित्रों, वैसे ये वाला भी जो चैप्टर है प्राइवेटाइजेशन वेल्थ क्रिएशन, प्रीलिम में खास उपयोगी दिखता नहीं, क्योंकि ये सब ओपिनियन टाइप की चीजें हैं और गिन के 2 बात होती है, मार्गरेट थैचर का एक्सपेरिमेंट सफल, वी शुड अडॉप्ट सिंगापुर मॉडल। कुछ बार प्रीलिम में ऐसा पूछा जाता है, ये थैचरिज्म इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, तो इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, प्राइवेटाइजेशन। उसी प्रकार अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट था रोनाल्ड रेगन, वो भी ऐसा प्राइवेट सेक्टर को महत्व देता था। तो रेगनिज्म इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, तो रेगनिज्म एंड थैचरिज्म दे आर एसोसिएटेड विथ प्राइवेटाइजेशन, या फिर कि प्राइवेट सेक्टर को और मदद की जाए, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां बहुत आगे बढ़ानी है और उसका कोई कोटा रखना चाहिए, वो सब नहीं करे। सो वी आर डन विद द कैपिटल का रिसीव पार्ट। अब कैपिटल के अंदर एक्सपेंडिचर पार्ट, खर्च। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सरकार ऐसा जो भी पैसा खर्च करे जिससे बिल्डिंग या व्हीकल या टैंक या ऐसा कुछ बन रहा है,
सो कैपिटल एसेट फॉर वेरियस स्कीम, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, वो सब इधर गिनेंगे। कोई समग्र शिक्षा अभियान बोल के नया सरकारी स्कूल बनाया जाए, या फिर कोई सागरमाला योजना करके नया पोर्ट बनाया जाए। सो ऑल दिस फिजिकल एसेट जिसको आप टच कर सके, लॉन्ग टर्म के लिए लेने वाले, दैट इज काउंटेड हियर। देन सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद से डेट या इक्विटी फाइनेंस करे, मतलब सपोज एसबीआई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके बॉन्ड खरीद ले या शेयर खरीद ले, या आईएमएफ में जाकर उसके अंदर कुछ और इन्वेस्टमेंट करे। वो कैसे कर सकते हैं, थर्ड पिलर में देखेंगे। बट वो जितना पैसा गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया वो क्या है, कैपिटल एसेट गवर्नमेंट खरीद रही है, फाइनेंशियल फॉर्म में शेयर बॉन्ड खरीद रहे हैं वो आईएमएफ के या एसबीआई के या किसी के। सो दैट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। यूनियन गवर्नमेंट ने अगर किसी से लोन में पैसा लिया तो उसका जो इंटरेस्ट वापस करते थे वो तो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गिनते थे, लेकिन जो प्रिंसिपल वापस करती है गवर्नमेंट, लोन का प्रिंसिपल गवर्नमेंट वापस कर रही है, गवर्नमेंट ने जो खुद पैसा बोरो किया था उसका लोन प्रिंसिपल वापस कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो काउंटेड हियर। सो पेइंग फॉर द इंटरनल डेट, पेइंग फॉर द एक्सटर्नल डेट, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। जब हम लोग डेट लेते हैं, बोरो करते हैं, तो वो इनकम या रिसीव का हिस्सा है, बट उसका प्रिंसिपल वापस करोगे इस साइड आएगा, इंटरेस्ट वापस करोगे रेवेन्यू साइड जाएगा। अब ऐसा करते करते कुछ इनकमिंग पैसा है, कोई आउटगोइंग पैसा है, अगर जितना एक्सपेंडिचर है उतना इनकम हो जाए तो आप बोलेंगे बैलेंस्ड बजट है या संतुलित बजट। अगर ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा हो, एक्सपेंस कम हो, तो बोलेंगे सरप्लस बजट है, पैसा बच गया या अधिशेष बजट। कुछ बार ये भी होगा, या कुछ बार नहीं, ज्यादातर बार यही होगा कि एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और इनकम बहुत कम होती, तो फिर क्या होगा, डेफिसिट यानी घाटा। तो घाटे वाला बजट होता है, उसमें पीजल डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, उसके लिए एफआरबीएम एक्ट और उसमें ये ट्रिगर मैकेनिज्म, एस्केप क्लॉज और बहुत सारी चीजें वो हमने पढ़नी है। वो हम लोग नेक्स्ट वीक जब रिज्यूम करते हैं तो आगे बढ़ेंगे। आगे का कार्यक्रम क्या है, कल यानी मंडे शाम को 6 बजे तक जितनी क्वेरी मुझे मिलेगी उसका जवाब मैं मंगलवार सुबह एक पीडीएफ फाइल बना के आपके कोर्स पेज पे डाल दूंगा। वेडनेसडे को अपनी जो रेगुलर टेस्ट होती है वो होगी, हमने जो इस वीक पढ़ा ये फाइनेंस कमीशन एंड एवरीथिंग। थर्सडे मॉर्निंग को 26 तारीख को मैं नेक्स्ट वीक का हैंडआउट अपलोड करूंगा। नेक्स्ट वीक हमने पढ़ना है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह, बट उसकी थर्सडे को ही जाके प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो असल में टॉपिक तो फ्राइडे नाइट को आएगा, क्योंकि थर्सडे तो अभी हमारा फिजल डेफिसिट और वही जो अपने पास अभी है वही मैटर चलने वाला है। एग्जिस्टिंग हैंडआउट कंटिन्यू टिल थर्सडे। तो बस थर्सडे से आगे वापस 4 दिन हमारी क्लास है, तो मिलते हैं। आपको ये कोरोना वगैरह के चलते जो भी बंद ब्लॉकेट कुछ ना कुछ होते रहता है, कर्फ्यू वगैरह, तो प्रिंट आउट नहीं निकल सके तो अननेसेसरी रिस्क लेने की जरूरत नहीं, बाद में निकाल देना। ये पावर पॉइंट होंगे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें देख देख के भर देना। एंड अगेन ये जो चीज़ होने वाली है रविवार को जो 100 MCQ वाले सभी सब्जेक्ट के वो वाले टेस्ट भी आप दे सकते हैं, बट मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत आपने अच्छा सिलेबस कंप्लीट किया तभी ट्राई करो। पर्टिकुलरली सपोज पॉलिटी का सिलेबस एक तो अच्छा खासा कंप्लीट हो, हिस्ट्री शायद पूरी नहीं हो तो फ्रीडम स्ट्रगल कंप्लीट किया हो, एनवायरनमेंट कंप्लीट किया हो, इकोनॉमी तो अपनी चल रही है बट फिर भी आप थोड़ा कुछ कर सकते हो। सो इफ लाइक दिस सम मेजर एरिया इज कवर्ड, एटलीस्ट आई से 60%, तो आपको मजा आएगा। एंड थोड़ा करंट अफेयर्स भी आपने किया हो, देन यू विल बी एबल टू एंजॉय। अदरवाइज जो लोग सपोज 2021 की तैयारी कर रहे हैं अभी, so then they need not waste 2 hours into this, आप अभी जो पढ़े उसको आगे बढ़ाओ। So accordingly we'll continue forward and see you.